जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है आज के बहुत ही शानदार सेशन में, जहां पर आज हम मैथ्स फाउंडेशन बैच में स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के चार बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। और ये चार टॉपिक क्या होंगे? पहला टॉपिक है आपका कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा हो गया कंसेप्ट ऑफ इक्वल सिंपल इंटरेस्ट, तीसरा हो गया कंसेप्ट ऑफ टोटल अमाउंट, और चौथा हो गया कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। ये चार ऐसे कंसेप्ट है जहां से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है आपकी परीक्षा में, और यहां से सवाल काफी कैलकुलेटिव भी बनते हैं। इसलिए आज हम इन कंसेप्ट को सीखेंगे, जितने कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उनका तोड़ भी जानेंगे। बीच बीच में आपको वीडियो के कैलकुलेशंस के ट्रिक भी बताते रहूंगा कि कैसे आपको किसी भी संख्या को गुना करना है, कैसे आपको उसको भाग लगाना है। छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है, और इन छोटी छोटी बातों को देखकर हम जो है अपने प्रीलिम्स में टारगेट 50 आउट ऑफ 50 करेंगे, जो हमारा अप्रैल और मई में पेपर है। ठीक है, तो क्या आप सभी रेडी हैं? बता दीजिए। अगर आप रेडी हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन के पहले हम आपको बता दें, जितने बच्चे हैं जो इन एग्जाम्स में किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथ्स का फाउंडेशन बैच जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप सीजीएल, चाहे आप सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या फिर बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो, या सीडीएस, एफकेट की तैयारी कर रहे हो, इन सभी पेपर्स को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको रोज शाम 8:30 बजे लाइव रहना पड़ेगा, और आपको ये मैथ्स फाउंडेशन बैच का डे 1 से लेकर अब तक डे 28 के सभी वीडियो को देखने पड़ेंगे। मैंने YouTube पर एक से एक जबरदस्त मैराथन हिट दिए हैं। 16 दिन 16 मैराथन, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में आए थे। 30 दिन 30 मैराथन, जिससे 70% क्वेश्चन पूरे के पूरे सीजीएल के पेपर में आए थे। और अब आपका है ये मैथ्स का फाउंडेशन बैच। जितना मैं करा रहा हूं YouTube पर, अगर आपने उतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन तय है। इस बात को ध्यान रखिए। बस पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, इस बात को ध्यान रखो। इसके पहले एक और बात को जान लो, आपके पेपर के पहले आपको अपने एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। बेशक बहुत बच्चों को एवरेज आता होगा, बहुत अच्छे तरीके से एवरेज आता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में बताया है पूरे के पूरे 8 घंटे के लेक्चर में, वो कंसेप्ट शायद आपको नहीं आता होगा। रीजन यह है क्योंकि इसके ऊपर मैंने खुद रिसर्च किया है। अभी जिस तरीके से पेपर का लेवल है, जैसे रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में एवरेज के अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, दिमाग घुमाने वाले सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा में जब एक विद्यार्थी बैठा होता है, उसका कलम नहीं चल पाता है, अप्रोच नहीं लगा पाता है, क्या करे क्या नहीं करे, सवाल कैलकुलेटिव पे कैलकुलेटिव बनाते जाता है वो, उन सभी चीजों का तोड़ आपको मिलेगा इस एवरेज की वीडियो में। अपने आप में आपको एक प्रीमियम वीडियो होगी जो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जाना है यूट्यूब पर, टाइप करना है एवरेज बाई आदित्य रंजन, और आपको 8 घंटे की ये पूरी की पूरी लेक्चर मेरी मिलेगी। आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, और एक एक कंसेप्ट को सीख पाएंगे, और पेपर में जो 2 एवरेज के सवाल आ रहे हैं वो 4 नंबर आप पक्के कर पाएंगे। ठीक, चलिए उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, क्या होने वाला है, देखो एकदम कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। बच्चे कह रहे हैं सर डेली क्लास लगाइए प्लीज। दोस्त, एक अकेला जान हूं मैं, ठीक है, और इतनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। ठीक है, बैचेस भी हैं, गुरुकुल भी है, सब कुछ है। 2 दिन से गुरुकुल के प्रोजेक्ट में बिजी थे। ठीक है, गुरुकुल में अगर हम आपको बता दें, छोटा सा डिस्कशन एक कर लेते हैं। हमारा ऑफलाइन में भी गुरुकुल चलता है, रैंकर्स गुरुकुल ऑफलाइन। और ये जो रैंकर्स गुरुकुल ऑफलाइन है, इसमें हम लोगों ने बच्चों को 90 डेज का टारगेट दिया है। इन 90 डेज के टारगेट में हम उनको सारा का सारा प्रिपरेशन खुद ही करवा रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज मटेरियल प्रोवाइड करवाना, कंप्लीट तैयारी उनकी हमारे गाइडेंस में हो रही है। ठीक, इसी प्रोजेक्ट में 2 दिन से बिजी थे कि 90 दिन का एक शेड्यूल बनाना है बच्चों का, कब उनका मॉक टेस्ट होगा, कब टारगेट टेस्ट होगा, कब रीजनिंग का टेस्ट होगा, कब करंट अफेयर का टेस्ट होगा, कितने टाइम तक मैथ खत्म हो जाएगा, कितने टाइम तक इंग्लिश खत्म हो जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत हेक्टिक प्रोजेक्ट हो जाता है, और बच्चों का सिलेक्शन हमारे लिए हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से यूट्यूब पर आप हमारे परिवार हो, उस तरीके से रैंकर्स गुरुकुल भी हमारा एक ऑफलाइन परिवार है, और यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप ही से बच्चे हैं जो यूट्यूब से वहां पर आए हैं, और उनका जो टारगेट है वो है एक ऑफिसर बनना, और उनको हम ऑफिसर बना के रहेंगे। तो इस वजह से वहां पर मैं काफी दिनों तक बिजी था, इस वजह से उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। गुरुकुल की अगर कोई भी इंक्वायरी किसी भी स्टूडेंट को लेनी है तो मैं नंबर लिख देता हूं। ठीक है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी है दोस्त, तो आप गुरुकुल की इंक्वायरी अगर चाहते हो तो अभी कमेंट बॉक्स में ना लिखकर आप सीधा का सीधा इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। वो आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा। एक एक बातें आपको गुरुकुल में बता दी जाएंगी, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पढ़ाई है, हर एक इंक्वायरी आपको दे दी जाएगी। आप अगर चाहें तो कॉल करके इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं।
7836884000। ठीक है, चलिए, तो ये नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, जैसे करना है आप इस पे कॉल करके बात करोगे, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा है क्या, कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। सवाल देख रहे हो कितने खतरनाक है, और पूछे किस में गए हैं, एमटीएस में। बाकायदा मैंने एक एक सवाल के नीचे टैग भी डाल दिया है। टैग इसलिए डाल दिया है ताकि आपको ये ना लगे कि सर जो है रिलेवेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, लंबे लंबे सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सवाल का लेवल क्या है। और आपको बस यहां पर कुछ नहीं दिखेगा, ये सवाल एमटीएस में है तो अगला सवाल आपको सीजीएल के मेंस का दिखेगा। कोई फर्क नहीं होता है उस लेवल में। अगर उस साल एसएससी पेपर सेट करती है 2019 में, तो यूं समझ लीजिए उसका वितरण हर तरह के पेपर में होता है। वो उसको आपको सीडीएस में भी एमटीएस में भी डाल देगा, सीएचएसएल में भी डाल देगा, सीपीओ में भी डाल देगा, और आपके सीजीएल मेंस में भी डाल देगा। इसीलिए लेवल में कोई फर्क नहीं होता है। मैंने खुद सभी पेपर्स को क्रैक किया है, इस एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है, सवाल को पढ़ो, कंसेप्ट को समझो, फिर उसके बाद हम बनाएंगे ना सवाल को बढ़िया से। जैसे यहां पे सवाल में क्या कहा है, समझो कि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में 10,000 रुपए की राशि का निवेश किया जाता है। वार्षिक ब्याज दरें क्रमशः 4%, 6% और 10% है। पहली योजना में 4,000 का निवेश किया गया था। यदि 5 वर्षों के बाद अर्जित कुल ब्याज 2800 रुपए है, तो तीसरी योजना में कितना पैसा निवेश किया गया था। यह सवाल हमारा है। ठीक है, ये सवाल हमारा है, और सवाल हमारा पूछा गया है एमटीएस में। अब यहां पर क्या होता है कि आप अगर गौर से देखेंगे तो आपके पैसे 3 अलग अलग स्कीम में लगाए गए हैं। एक स्कीम में ब्याज का दर 4% है, दूसरे वाले में 6% है, तीसरे वाले में 10% है, और सभी में जो पैसा है ना, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट 5 सालों के बाद हमें कितना मिलता है, 2800 रुपए मिलता है। गौर से देखिए, 4,000 रुपए पहले में इन्वेस्ट किए गए हैं, दूसरे के इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं की गई है, तीसरे के भी इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं की गई है। यही हमारा सवाल है। अब देखो यहां पे, अगर ऐसे सवाल को बनाना है तो हम ऐसे सवालों को भाई मेरे 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हम ऐसे सवालों को बेसिक मेथड से बनाएं, और दूसरा ये हो सकता है कि ऐसे सवालों को हम थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से बनाएं। जैसे अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले कौन सा मेथड लगाना चाहिए, तो हमारे माइंड में जो क्लिक करेगा, जिसके ऊपर हमारी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होगी, वही मेथड सबसे सामने निखर कर आएगा। तो आपका प्रैक्टिस हम अच्छे अप्रोच पे करवा देंगे अभी के क्लास में। आप देखते चलो सवालों को। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, तो आप समझेंगे कि आपके पास जो है टोटल कितने पैसे हैं, तो बोलेंगे सर 10,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए में आपने पहला 4,000 रुपए स्कीम 1 में इन्वेस्ट किया। किस में किया, पहले स्कीम में इन्वेस्ट किया। यह बात कहा गया है 4,000 वर इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट स्कीम। दूसरे स्कीम में आपने कितना इन्वेस्ट किया, तो x रुपया इन्वेस्ट किया। और तीसरे स्कीम में आपने कितना इन्वेस्ट किया, तो 10,000 में से 4,000 यहां चला गया, x यहां चला गया, तो बचा कितना, तो बचा 6,000 माइनस x। ये आपने तीसरे स्कीम में इन्वेस्ट किया। ठीक है, पहले स्कीम में 4,000, दूसरे में x, और तीसरे में 6,000 माइनस x। ये हमारे तीनों स्कीम के इन्वेस्टमेंट हैं। तीनों स्कीम में पैसे लगाए हैं, यानी ये हमारा मूलधन है, ये हमारा प्रिंसिपल है। रेट की बात करते हैं तो रेट आप मुझे खुद बताओ, पहले स्कीम का रेट क्या है, 4%, दूसरे स्कीम का रेट क्या है, 6%, और तीसरे स्कीम का रेट क्या है, 10%। इन दरों के हिसाब से सभी स्कीम में पैसे लगाए गए हैं। यहां पर इसमें यह भी कहा जाता है कि एक पिता है, उसके 3 पुत्र हैं। पहले पुत्र को 4,000 रुपए दिए और बाकी दोनों पुत्रों को 10,000 रुपए दे दिए उसने, जिसमें मानो दूसरे को x मिला तो तीसरे को 6,000 माइनस x मिला। पहले बेटे को 4% के हिसाब से दिया, दूसरे को 6% के हिसाब से, तीसरे को 10% के हिसाब से। यदि 5 सालों के बाद का टोटल ब्याज 2800 है। अगर हम समय की बात करें तो समय इसको भी 5 साल के लिए दिया गया है, इसको भी 5 साल के लिए, इसको भी 5 साल के लिए, और सभी से जो ब्याज हमें इकट्ठा मिला है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो हमें मिला है 2800 रुपए। तो बताओ यहां पर साफ तौर पे बोला गया है कि कितना पैसा थर्ड स्कीम में इन्वेस्ट किया, यानी 6,000 माइनस x की वैल्यू हमसे पूछी है। आपको बात समझ में आ गया क्या क्या कहानी चल रही है। 10,000 रुपए में 4,000 इसको x, इसको 6,000 माइनस x, इसको 4%, 6%, 10%, 5, 5, 5, इस तरीके से हमसे कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब ऐसे सवालों में आप मुझे बताओ कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाओगे तो लगाओगे कैसे। आप सिंपल बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, बराबर होगा SI1 जमा SI2 और जमा SI3। यानी अगर हम बेसिक से इस सवाल को करें तो बोलेंगे SI1 प्लस SI2 प्लस SI3। ठीक है, 3 जो है हमारे तीनों सोर्सेस से जो हमें ब्याज मिलेंगे वो बराबर होगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट के। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर SI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू T बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
PRT इंटू टी बटे 100 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट, कुल साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। पहले वाले का प्रिंसिपल देखो, तो पहले वाले का प्रिंसिपल कितना है, तो P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी कितना हो जाएगा बताओ मुझे। यहाँ पे हम यहीं पर लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो। प्रिंसिपल कितना है, तो 4000 है, ठीक है। रेट कितना है, तो 4 है। समय कितना है, तो 5 है, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। ये पहले वाले का ब्याज है। दूसरे वाले का ब्याज कितना हो जाएगा, तो x इंटू 6 इंटू 5, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100। तीसरे वाले का ब्याज क्या है बताइए, तो 6000 माइनस x इंटू 10 इंटू 5 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा टोटल 3 लोगों का ब्याज हो जाएगा, और ये बराबर कितने के हो जाएगा, तो ब्याज हमारा 2800 के बराबर है, तो ये हमारा 2800 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है हमारा ये बात, बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो कट्टम कुटाई खेल सकते हो, और यहाँ से आप आराम से उत्तर लेके आ सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 पचे 30 होगा आपका यहाँ पे, तो 5 से काटोगे तो आपका कटेगा 20 बार में, ठीक है। 2 से काटोगे तो 3 बार में, और आपका 10 बार में। यहाँ पर आप अगर काटेंगे तो 0 से आपका 0 चला गया, 5 से आपका 2 चला गया। फिर इसको आपको हल करना होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 चौके 20, ठीक है, और 40 को 20 के साथ गुना करने पे कितना आता है, 40 को 20 के साथ गुना करने पे हमारा 800 आता है। तो पहले वाले का ब्याज कितना आ गया, 800 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। दूसरे वाले का कितना आएगा, x बटे 10 आएगा, कितना आएगा, ठीक है, 3x बटे 10 आ जाएगा। दूसरे वाले का कितना आ जाएगा दोस्त, 3x बटे 10 आ जाएगा। देखते चलो, तीसरे वाले से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो तीसरे वाले से जो हमें ब्याज मिलेगा वो साफ तौर पर मिलेगा 6000 माइनस एक्स बटे 2, 6000 माइनस एक्स बटे 2। अभी मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत करो। आप यहाँ पर फिलहाल आप इसका बेसिक देखो कि बेसिक से ये कितना बनता है, और ये बराबर होगा हमारे किसके, 2800 के। फिर हमें इसको क्या करना होगा, हल करना होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, तो आप इस 800 को उधर लेके जाएंगे तो 2800 में से खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 3x बटे 10, ठीक है। यहां पर ऊपर नीचे 5 से गुना कर दो ताकि नीचे 10 बन जाए, तो हम साफ तौर पे बोलेंगे इनका एलसीएम हो गया हमारा 3x। ऊपर हम 5 से गुना करते हैं तो 6000 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 6000 का 5 गुना जो है 30000 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और 5x का कितना गुना, 5 हो जाएगा। यहाँ नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा, हम बोलेंगे 2800 में से 800 गया तो हमारे 2000 के बराबर, ठीक। अब यहां पर देखो, आप दोनों साइड 10 से गुना करोगे तो बोलोगे 3x और 5x कितना हो गया, तो बोलोगे सर 30000 माइनस 2x बराबर यहां पर हो जाएगा हमारा 20000। देखते चलो, 20000 में से इधर घटा दोगे तो बोलोगे सर 2x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10000 आ गई। अगर 2x की वैल्यू 10000 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5000 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5000 आ गई। यानी यहां पर दूसरे बेटे को जो पैसा मिला है वो 5000 मिला है। तो तीसरे वाले को कितना मिला होगा, 6000 में से 5000 गया तो 1000 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सवाल में बोला गया है कि यहां पर हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड इन द थर्ड स्कीम, तो तीसरे में 6000 में से 5000 घटा दिया 1000। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए कि कंसेप्ट में होता क्या है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने उसको 3 या 4 लोगों को दे दिए, फिर सभी से मैंने थोड़ा ब्याज इकट्ठा किया। सबसे ब्याज इकट्ठा करने के बाद मेरा टोटल ब्याज बना 2800। तो बताओ इसमें अलग अलग लोगों को जितना मैंने पैसा दिया था वो कितना था, तो P इंटू आर इंटू टी बटे 100 पहले का हो गया, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 दूसरे का हो गया, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 तीसरे का हो गया। ये बराबर हो गया हमारे 2800 के, और इसी चीज को हमने यहाँ पर हल किया है ताकि हम आराम से यहाँ पर सवालों को हल कर पाए। अब छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्या आपके पास पेपर में इतना समय है कि आप इसको इस तरीके से समय दे सको। बताओ जल्दी से, पेपर में इतना समय होता है कि अगर हम एक सवाल में इतना समय दे दे तो हम अपने आप को जो है कामयाब बना पाए? नहीं होता। अगर नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो दोस्त, थोड़ी चीजें जो है आपको अपने अंदर सुधार करनी पड़ेगी, और वो क्या होगा, आपको अपने थिंकिंग को सुधारना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बार बार ये बात आप लोगों से यूट्यूब पर कहता हूं कि मैंने CHSL का पेपर 9 मिनट में खत्म किया था, मैंने CGL का पेपर 9 मिनट में खत्म किया था, मेरे तीनों पेपर में मैथ में इंग्लिश में 50 में 50 थे, तो इसीलिए नहीं कहता कि यहां पर मैंने वैसा कर दिया, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप भी ऐसा करके ला सकते हो, ठीक है। और वो 9 मिनट में पेपर खत्म करने के लिए है ना भाई मेरे,
9 मिनट में पेपर खत्म करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। एक एक चीजों पे मुझे बहुत फोकस होना पड़ा था, इस बात को ध्यान रखो। कंसेप्ट को सुधारना पड़ा था, थिंकिंग को जो है अपने अपर लेवल तक लेकर जाना पड़ा था। अगर मैं जिंदगी भर बेसिक 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 सोचता तो मैं शायद उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाता। और वो चीजें चाहता हूं कि आप भी उसी तरीके से सोचो सवालों को लेकर। जैसे आप यहां पर देखोगे तो आपने कहा 10,000 में जो है 4,000 रुपए पहले को मिल गए। ठीक है, आप मुझे देखते चलो, यहां पे पहले वाले को कितने मिले थे, तो 4,000 रुपए मिले थे। ठीक, अब दूसरे वाले को अगर हम बात करते हैं, मानो कि x मिला था, तो तीसरे वाले को 6,000 माइनस x मिला। मानो यहां पे पहले वाले को कितना मिला, तो आप बोलोगे सर 4% और समय 5 साल। 5 साल हम किसी का नहीं लेंगे, 6% इसको दिया गया है और 10% इसको दिया गया है। ठीक है, और सभी का जो ब्याज है वो कितना है, 2800 रुपए। अगर 5 सालों का ब्याज 2800 रुपए है, 5 सालों में मुझे तीनों से ब्याज 2800 रुपए मिलता है, तो मुझे 1 सालों में तीनों से ब्याज कितना मिलेगा, वो आप यहीं पर भाग करके निकाल लो। तो आप बोलोगे सर 1 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 1 सालों में ब्याज 50-25 हो गया, 30-5-30 यानी 560 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा भाई मेरे, 560 रुपया इनके द्वारा प्राप्त 1 साल का ब्याज होगा। 1 सालों में तीनों नालायकों से पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा 560 रुपए। अब बात करते हैं पहले वाले से कितना मिलेगा, तो पहले वाले से 4,000 का 4%, 4,000 का 4% कितना होता है, तो बोलोगे 160। दूसरे वाले का x का 6%। आपको अगर यहां x नहीं समझ में आता है तो आप दूसरे वाले के पैसे को 100x मान लो, और 100x मानो और यहां लिखो 6%। तो तीसरा वाला का जो पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 6,000 माइनस 100x, 6,000 माइनस 100x, और उसका हो जाएगा 10%। अब यही सवाल आपके थिंकिंग के वजह से देखो कितने कम में बन जाएगा, कितने कम समय में। 4,000 का 4% 160 होता है, 100x का 6% होता है हमारा 6x। ठीक है, और यहां 6,000 माइनस 100x का 10%, 6,000 का 10% हो गया हमारा 600। ठीक है, और 100x का 10% हो गया हमारा माइनस 10x, और ये वैल्यू दोस्त कितने के बराबर आ गई, 560 के बराबर आ गई। कितने के बराबर आ गई, 560 के बराबर। आप जब 600 में 160 को जोड़ोगे तो 660 हो जाएगा, 560 660 में से जाएगा तो हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपका माइनस 4x था जो उधर चला जाएगा तो 4x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 25 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। 25 का देखो यहां पर दोबारा से समझ लो। ठीक है, दोबारा से समझ लो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। 50-25 हो गया, 30-5-30 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 है, 6 है, 10 है, इसका 4% 160 हो गया हमारा यहां पे, इसका 6% 6x हो गया, इसका 10% 600, और हमारा कितना हो गया, 10x हो गया। हर बात को हमने यहां पर लिख दिया। आप मुझे बताओ 10 में से 6 जाएगा तो -4 इधर है तो उधर जाके +4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 600 और 100 760, 760 में से हमारा 560 जाएगा तो हमारा यहां 200 आएगा। कितना आएगा, यहां पर 200 आएगा। समझ में आ गया बात। तो इस हिसाब से हमारा जो x का मान आएगा वो हमारा x का मान 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 50 आ जाएगा। हमसे बोला गया है तीसरे वाले को कितना पैसा दिया था, तो 50 इंटू 100 5,000, 6,000 में से 5,000 चला गया तो 1,000 आएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। अप्रोच सही होंगे तो हम सही तरीके से लगा पाएंगे। बस हमें इतना समझना है कि साधारण ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, कि कितना रेट के लिए पैसा दिया, कितना टाइम के लिए पैसा दिया, अगर प्रिंसिपल सेम है, और अगर रेट और टाइम सेम ना हो तो उसके बाद हम दूसरा फंडामेंटल लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा है कि एक धनराशि, ये सवाल आपको करने हैं, और मैं कैसे सवाल कर रहा हूं आप बताओ। सीजीएल के सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, 2020 के सवाल करवा रहा हूं, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन पे। मुझे पता है कि ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न है, और ये सवाल अगर आप करके पेपर में नहीं जाओगे तो मुखी खानी पड़ेगी आपको। फिर आसपास के किताबों को देखते रहना, 10 डेज की स्ट्रेटजी देखते रहना, और नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए इन पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो। सवाल में कहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5%। बहुत फेमस टाइप क्वेश्चन है ये, बहुत फेमस, बहुत रिपीट हो रहा है। 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष एवं 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष हो जाती है। यदि इस राशि पर 10 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज 1850 है तो यह राशि कितनी होगी। पता है क्या होता है, ऐसी कहानी होती है कि जैसे मानो हमारा मुन्ना आया, ठीक है, और मुन्ना पहुंचा सेठ जी के पास। बोला मुन्ना जो है सेठ जी से बोलता है कि सेठ जी देखो हमको जो है बहुत जरूरत है, ठीक है,
फरवरी का महीना है, पूरे 7 दिन का खर्चा उठाना है हमको, समझ रहे हो ना कौन सा महीना है, 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक वाला महीना। और इस महीने में बहुत खर्चा होने वाला है, कुछ पैसा हमको उधारी में दे दो। सेठ जी बोले ठीक है, एक काम कर मुन्ना, आ जा, ठीक है, तेरे को मैं पैसे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो ब्याज लगाऊंगा उसका स्टाइल देखो, ब्याज सेठ जी कैसे लगाते हैं। तो ब्याज में जो लगता है वो ऐसे लगता है कि 5% पर एनम, लेकिन ये कितने सालों के लिए, तो पहले 4 सालों के लिए। शुरू के 4 सालों में जो ब्याज लगेगा वो 5% का लगेगा। अब मुन्ना बेचारा 4 सालों तक पैसा वो दे नहीं पाया, तो जैसे 4 साल से ऊपर बढ़ेगा समय, तो उसके बाद अगले 3 सालों के लिए 8% का ब्याज लग जाएगा, सीधा 5 से बढ़कर ब्याज का दर 8% हो जाएगा। ठीक है, अब 8% हो गया, चलो फिर अगले 3 सालों तक मुन्ना पैसा नहीं दे पाया, मतलब यहां पर 4 साल मुन्ने को बीत गया, फिर 3 साल भी बीत गया, यानी अब सेठ जी कंडीशन ये डाल देते हैं कि शुरू के 4 साल में अगर तुम पैसा दे दिए तो खाली हम 5% का रेट लगाएंगे, अगले 3 साल तक और पैसा नहीं दिए तो 8% का रेट लगाएंगे, लेकिन अगर तुम 7 साल तक पैसा नहीं दिए और 7 साल के बाद तुम हमको पैसा दोगे तो हम तुमको रेट लगाएंगे 10% का, 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर, 7 साल से ऊपर 10% का ब्याज लगेगा। मुन्ना बेचारा जो है पैसे 10 सालों के बाद देता है, यहीं पर कहा गया है इफ द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड का मतलब एक वोकैबुलरी होता है, किसी भी चीज को एक्रू करने का मतलब क्या होता है दोस्त, एक्रू करने का मतलब होता है आप उसको समेट रहे हो, जमा कर रहे हो। जैसे अधिकतर आपने एक वर्ड देखा होगा होड़ करना, होड़ कौन करता है, होड़ का मतलब होता है जमाखोरी, जमाखोरी कौन करता है दोस्तों, जमाखोरी करते हैं जैसे आपको एक तरीके से राशन वाले हो गए, ये लोग हो गए, प्याज की जमाखोरी करना, तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है एक्रू वर्ड। तो यहां पर कहा गया है कि यदि 5 सालों का जो ब्याज है, 10 सालों का जो ब्याज है वो 1850 रुपए है, 10 सालों का ब्याज 1850 रुपए है, तो पैसा कितना होगा, सिंपल, पैसा कितना होगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक छोटी सी बात को समझनी है कि पैसा कितने सालों के बाद मुन्ना ने दिया, 10 सालों के बाद दिया, तो 10 सालों में जो ब्याज का ब्रेकआउट था, जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट था वो कैसे लगा। तो आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, शुरू देखो 5% तो लगेगा और 5% के हिसाब से मुन्ना को तो 4 साल तक पैसा देना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। फिर उसके बाद उसको 8% के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, कितने साल, 3 साल तक देना पड़ेगा। ठीक है, शुरू के 4 साल 5% के हिसाब से, फिर अगले 3 साल 8% के हिसाब से, कितने साल हो गए, 7 साल। मुन्ना ने पैसा कितने सालों के लिए लिया है, 10 सालों के लिए, मतलब और 3 साल बच गए, और 3 साल बच गए, और इस 3 साल में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, तो 10%, क्योंकि सेठ जी ने कहा था कि शुरू के 4 साल के लिए 5% देना, फिर अगर नहीं दे पाए तो अगले 3 साल तक 8%, और अगर 7 साल से ऊपर एक भी साल जाता है, इन 7 सालों से ऊपर एक भी साल जाता है तो उस पे तुम्हें देना पड़ेगा 10%। आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या कहलाएगा। आप बोलोगे सर जीवन में कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, बस एक ही बात पढ़ा, SI बराबर RT%, रेट इंटू टाइम। साधारण ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम। रेट है 5%, समय है 4 साल, तो ब्याज कितना मिलेगा, 20% का। रेट है 8%, समय है 3 साल, तो ब्याज कितना मिलेगा, 24% का। रेट है 10%, समय है 3 साल, तो ब्याज कितना मिलेगा, 30% का। इस हिसाब से जरा कुल ब्याज देखो तो कुल ब्याज कितना होगा, 30 20 50 20 70, यानी 74%। ब्याज कितना आएगा दोस्तों, 74% आएगा। टोटल ब्याज 74% आया है, और कहा गया है सवाल में कि टोटल ब्याज का मान 1850 रुपए है, तो प्रिंसिपल कितना होगा। ये आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्पेशली जहां पर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको हमेशा एक बात पे फोकस करना होगा कि सवाल में किसका मान दिया गया है और किसका मान निकालना है। यहां पर आपको फोकस करना है कि ये 1850 रुपए है क्या, किसका मान है, तो 1850 रुपए दोस्त यहां पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, कुल साधारण ब्याज, और निकालना किसका है, तो टोटल प्रिंसिपल यानी 100% का मान। तो हम यहां पर एक बात बोलेंगे कि जो 1850 रुपए हैं वो 1850 किसके मान है, 1850 रुपए किसके मान है, तो बोलोगे सर ये टोटल साधारण ब्याज है। टोटल साधारण ब्याज कितना परसेंट है, तो 74% है। और आपको निकालना क्या है, जो चीज दिया गया होता है वो नीचे होता है,
ठीक है। और निकालना क्या है, सम निकालना है। सम का मतलब होगा 100%, तो इसको 100 से गुना करोगे। पेपर में किसी भी स्टूडेंट का गलती नहीं होना चाहिए, जान लो, मुंडी घुमा के रख देंगे। पूरा बढ़िया से पेपर करवाए हैं और ये सवाल आएगा पेपर में, 10 सालों का पूछा जाएगा। शुरू का 4 फिर 3 फिर 3, इस तरीके से करना है, यही अप्रोच होना चाहिए। अब 37 से काटोगे दोस्त तो 37 से 2 बार में कटेगा और 37 से ये 50 बार में कटेगा। किसी को अगर 37 से नहीं काटना है तो सीधा का सीधा 74 से भी काट सकते हो। 74 से कैसे काटोगे, देखो 5 से काटो, ठीक है, 5 से काटोगे। यहां पर एक काम करो, कितना काटोगे यहाँ पे, 25 बार में कटेगा आपका। अगर आप सीधा का सीधा 74 से काटोगे तो 74 का दोगुना देखो कितना आएगा, 74 का दोगुना बोलोगे सर 100, ठीक है, 148 आएगा, ठीक। और 148 को घटाओगे फिर 5 बार में काटोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। या 37 से 2 बार में, 37 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में। 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 100 हमारा 2500 हो जाएगा। बात खत्म, सिंपल लाइन में, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पेपर में ये सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, रेट टाइम रेट टाइम रेट टाइम, टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतने का मान दिया है, 100% का मान निकालना, एकदम नीट और क्लीन तरीके से। मैं आपको बता रहा हूं इस सवाल की इंटेंसिटी क्या है, आप देखते चलो। आप बोलोगे सर बोल रहे थे फर्जी बात है। सबसे पहले दोस्त ये सवाल कहां पूछा गया, एमटीएस में, यानी जो बच्चा एमटीएस कर रहा है उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, यानी वो सीएचएसएल का पेपर देगा, ठीक है, सीडीएस का भी पेपर देगा, सीपीओ का भी पेपर देगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर यही सवाल कहां पूछा गया, सीजीएल के मेंस में, मतलब आपको ऑफिसर बनाने तक के लिए यह सवाल आपको आखिरी तक पूछा जाएगा और कंसेप्ट आना जरूरी है। अब मेंस का सवाल होगा, देखो आप चुटकी में बजा के हल कर दोगे। कैसे हल करोगे वो देखो। आप बोलोगे सर देखो सेम बात है कि एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष तथा 7 वर्षों के बाद 12% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है। यदि 11 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना रुपया प्राप्त होता है तो राशि रुपए में कितनी होगी। सेकंडों में जरा आंसर देना। सेकंडों में बोलोगे सर शुरू के 3 साल और रेट कितना है 4%, तो बोलोगे सर 4% रेट है और समय कितना है तो 3 साल है। फिर उसके बाद बताओ 8% रेट के हिसाब से अगले 4 सालों के लिए कितने साल हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल। और 7 सालों के बाद 12% प्रति वर्ष, 7 सालों के बाद 12% प्रति वर्ष के दर से टोटल पैसा कितने सालों के लिए लिया, 11 साल के लिए। यहां पर कितने साल निकल गए, 7 साल, तो बचा कितना, 4 साल। आप मुझे बताओ यहां पर टोटल साधारण ब्याज आपको कितना मिलेगा, टोटल एसआई कितना मिलेगा, तो 4 इंटू 3 12% यहां से, 8 चौके 32% यहां से और 12 चौके 48% यहां से। आप टोटल ब्याज देखो जरा, 40 30 70 80 80 और 12 कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा मेरे भाई। 92% का तो हमको ब्याजे ब्याज मिल गया, 92% का तो ब्याज ही ब्याज मिल गया। यानी 27,600 जो दिया गया है, 27,600 जो दिया गया है वो कितने का मान है, तो बोलेंगे सर 92% का मान है। और कितने का मान निकालना है दोस्तों बताओ, सम निकालना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और मूलधन कितना परसेंट होता है, 100% होता है, 100% का मान। अब एक बच्चा बोलेगा सर काटने में बड़ा कष्ट होता है, हमसे डिवाइड नहीं होता, क्या तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही हैं कि 2 का 3 गुना 6 होता है। आप मत करो ना डिवाइड सर, आप एक बात है देखो, यहां पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, चारों के चारों जो हैं वो इंटीजर है, बट्टा में कोई भी नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा काटेगा, पूरा का पूरा काटेगा, तो कैसे काटेगा, आप इस बात को समझिए, ठीक है, आप इस बात को समझिए। आप बहुत तरीके से उत्तर दे सकते हैं। आप बोलेंगे सर यहां पर 2 है और इसका इकाई का अंक 6 है। बहुत बच्चे पहले 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, ये कट्टम कुटाई ऐसे मत किया करो। देखो कि 2 का कितना गुना 6 होता है, 2 का 1 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 2 का 3 गुना 6, 2 का 3 गुना है ना, मतलब ये बस आंख बंद करके कह दो 3 बार में काटेगा। 3 2 0 और 2 0, 3 4 0, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर होगा। अगर उस तरीके से आंसर नहीं देना चाहते थे तो ऐसे भी कर सकते थे कि 2 0 इसके पास है, 2 0 इसके पास है, यानी 4 0, वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 4 0 होंगे। तो मेंस का सवाल था, समझाने में इतना वक्त लगा, लेकिन अगर आप पेपर में खुद कर रहे होते तो आप इसको मुश्किल से 15 से 20 सेकंड के अंदर कर सकते थे, ठीक है, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड के अंदर आप इसको कर सकते थे, इस बात का ध्यान रखो। इंग्लिश में यहां पर देखो, हिंदी वालों को यहां पर 276 दिया है, 276 कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं है।
आ जाओ। अगला सवाल फिर से मेंस में दिया, ये सवाल आपका कितने तारीख को दिया गया था, तो 15 तारीख को, 15/11/2020। और अगला सवाल फिर दिया मेंस में 16/11/2020। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बहुत परेशान करता है ये सवाल, लेकिन जो फंडामेंटल हमने आपको दिया है उससे आप सेकंडों में बना पाओगे। अब अगला सवाल कसम है आपको, और रफ्तार में करोगे, रफ्तार बढ़ा दो। अब हम सीधा एक लाइन में इसको करेंगे, एक लाइन में सवाल को करेंगे। बोलोगे सर 2 सालों के लिए 6%। पता है प्रॉब्लम क्या होती है, दिल की बात बताऊं एक, ठीक है। प्रॉब्लम यहां पर ये हो जाती है ना कि आप पेपर देने जाते हो, आप बहुत नर्वस होते हो, बहुत डरे हुए होते हो, 50 चीजों का प्रेशर दिमाग पे होता है। सवाल देखते हो तो अपने कंसेप्ट पे भरोसा नहीं होता। एक बार सोचते हो क्या, डेटा उठा के लिखते हैं, फिर डेटा उठा के लिखते हैं, लिखने लिखने में इतना समय वेस्ट कर देते हो, ठीक है, कि पता चलता है सवाल बनता बनता रह गया। वो काम नहीं करना, नजरों नजरों से आधा काम कर दो। मैं सुबह में जब गुरुकुल में पढ़ाता हूं, मैं एक ही बात कहता हूं, पता है, मैं पेन उठाऊंगा तो सीधा का सीधा आखिरी लाइन लिखने के लिए, पूरे स्टेप लिखने के लिए मैं कभी पेन नहीं उठाता। और ये काम आपको भी करना चाहिए। हाफ ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में हो जाना चाहिए। जैसे यहां पर मैं अगर आपको बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि 2 सालों के लिए 6% के हिसाब से पैसा देता है, यानी ये 2 सालों में तो ब्याज मुझे 12% मिलेगा, बस बात खत्म। उसके बाद क्या होता कहानी, अगले 3 सालों के लिए पैसा 10% के हिसाब से दे रहा है, यानी 10 × 3 30% का तो ब्याज यहां से मिलेगा। इन 5 सालों से ऊपर अगर कोई पैसा लेता है तो 12% का पैसा देना होता है, ठीक है। पैसा उसने लिया है 7 सालों के लिए, 5 साल हो चुके हैं, बचा सिर्फ 2 साल है। 1 साल में 12% तो 2 साल में कितना, 24%, ठीक है। और इसका मान सवाल में कितना दिया गया है, तो इसका मान सवाल में 12,771 दिया है। यानी अगर हम बात करें तो 24 और 30 54, 54 और 12 कितना हो गया बताओ, 54 12 कितना हो गया, खुद बता दो, 66, ठीक है। यानी 12,771, 12,771 कितने का मान है, तो 66% का मान है। और निकालना क्या है, तो निकालना हमें 100% का है। ये लो आपका मेंस का सवाल बस इतने में कन्वर्ट हो गया। इतने ही भर का आपका मेंस का सवाल था, इससे ज्यादा तो कुछ था ही नहीं। आप सिंपल बोलते सर 66 का मान देके 100 का मान पूछा है, 66 कैसे आया, एक एक चीज करते करते, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम अपने स्टेप्स को कम करते हैं। तो 66 आपका ऐसे आया, 6 × 2 12, 3 × 10 30, ठीक है। 12 और 30 कितने हो गए, 42 हो गए। और 12, 1 मिनट रुको यहां पे, ठीक है ना, 6 × 2 12 हो गया, और 10 × 3 30 हो गया, 12 और 30 42 हो गए यहाँ पे, ठीक है। और यहां पर 42 और यहां कितने हो गए, आपको 24 हो गए। 42 और 24 कितने हो गए बताओ, 66 हो गए। 66 का वैल्यू देके यहां पर 100 का मान पूछा है। अब यहां पर भी सवाल को हल करने का बड़ा शानदार तरीका है हमारे पास। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हमको काटना नहीं आता, हम इसको कैसे काटें। कोई बात नहीं, काटने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप मुझे खुद बताओ यहां पर, आप मुझे खुद बताओ यहां पर कि आप जरा सवाल के इक्याई के अंक देखो, सभी के इक्याई अंक अलग अलग है। किसी के पास 4 जीरो है, किसी के पास 2 जीरो है, किसी के पास 1 जीरो है, ठीक है। अगर मुझे हल करना है तो ये 4 जीरो वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 2 जीरो वाला भी बिल्कुल नहीं होगा। काटने के लिए देखो यहाँ पे आप इसको 11 से काट सकते हो। जैसे 11 से काटोगे, क्यों, क्योंकि 66 11 से कटता है। 11 से काटो 6 बार में, 11 से काटोगे 1 बार में, 17 आ गया, फिर से 11 से कटेगा 1 बार में। 11 का 6 गुना, 11 का 1 गुना। 6 से आप काटना चाहो वापस इसको 6 से काट सकते हो, ठीक है। 6 से 1 बार में काटोगे 6, आपका 6 9 54 हो जाएगा। देखो 6 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ठीक है। ये कितना कटेगा, 3 से कटेगा। कितनी कटेगा मेरे भाई, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा ये आपका 2 बार में, और 3 से कटेगा 3 3 के 9 हो गया, ठीक है। 6 से इसीलिए नहीं कटेगा क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 2 है। लेकिन एक इतना हमें पेपर में बैठ के नहीं करना है, हमें जो तरीका अपनाना है वो क्या अपनाना है वो समझो। अगर मानो मैं परीक्षा में हूं, मुझे पता है कि इस संख्या में 2 आ रहा है और इस संख्या में 2 है ही नहीं, मतलब सबसे पहले इसको 2 से उड़ा दो। इस संख्या में 2 है, इस संख्या में 2 नहीं है, तो आपको क्या करना था, आपको कुछ भी नहीं करना था। आपको सबसे पहले इसके का 2 उड़ा देना था। 2 से उड़ाते तो 33 बार में जाता, और 2 से उड़ाते तो 50 बार में जाता, ठीक है। अब आप यहां सीधा का सीधा 33 से इसको काट सकते हो अगर आप चाहो तो। 33 से काटोगे तो देखो 33 का 3 बार 99 होता है, और 33 का 4 बार कितना होता है, 132। यानी हम इसको 33 से सीधा 3 बार में काटेंगे। मेरे साथ चलते चलो, कैलकुलेशन सुधर जाएगी। 33 के 3 बार में काटा तो 99 आ गया, 27 और 1 28 हो गया, ठीक है।
287 आ गया आपका 287। अब 287 को सीधा 33 के साथ काटना है। कैसे काटेंगे? 33 जो हो गया एक तरीके से 30 के करीब में हो गया और ये हमारा 290 के करीब में हो गया। अगर मानो यहां पर मैं आपको सीधा का सीधा बोलूं, ठीक है, 33 का आप इसका 9 गुना कर दो, 9 तिरके 27, ठीक है, और 9 तिरके 27 दो 29, 9 गुना तो होगा नहीं, यानी हमें 8 बार में काटना पड़ेगा। ठीक है, 8 तिरके 24 आ गया, 8 तिरके 24 26 आ गया, 264 चला जाएगा। 7 से 4 3, 8 से 6 2, 23 बचेगा। और फिर 231 आएगा, वो हमारा कितनी बार में कटेगा? तो 7 बार में। 7 तिरके 21, 7 तिरके 21, यानी 387 को हमें करना है 50 के साथ गुना। 387 को हमें किसके साथ करना है? 50 के साथ गुना। कर लीजिए गुना, यहाँ पे आसान है। ठीक है, 5 सते आप देखो, अब इसको भी गुना करना है तो कैसे तरीका अपना सकते हो? 7 का 5 गुना 35 हो गया, ठीक है, 80 का 5 गुना 400, और आपका जो है 3 यानी 43 का 3 हो जाएगा आपका, और 5 15 और 4 19 हो जाएगा आपका, 19,350 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, बाकी कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। एक और चीज आप यहाँ पर कर सकते थे, आप डिजिटल सम का प्रयोग कर लेते। डिजिटल सम का प्रयोग कैसे कर लेते? हर चीज को तोड़ना सीखो। जैसे मानो मुझे यहाँ पर गुना करना था, इसके डिजिट का सम 7 3 10 8 18 यानी 9 है, और 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पे उसका डिजिट का सम 9 ही आता है। आप जरा पहले ऑप्शन का डिजिट सम देखो, 9 से 9 खत्म, इसका डिजिट सम 1 आ रहा है, 9 खत्म, यहाँ पे 5 इसका 9 आ रहा है, बाकी और किसी भी संख्या का डिजिट सम 9 नहीं आ रहा, मतलब बिना मल्टीप्लाई किए भी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हम टिक कर सकते थे। अब बोलोगे सर कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सम है क्या? कुछ नहीं मेरे भाई, बस संख्याओं को जोड़ना है। जैसे मैंने इनको जोड़ा, यहां पर 9 आ गया, 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना करूंगा, आजीवन 9 ही आएगा। आप 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना करके देख लो, डिजिट सम 9 ही आता है। और ऑप्शन में किसका डिजिट सम 9 है? तो ऑप्शन में जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी का डिजिट सम 9 है, हम उस आधार पर टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल सेम तरीके से है, एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने कहा गया है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पहले 3 सालों का 8% है, अगले 4 सालों का 8.5% है, 7 साल से ऊपर 7.5% है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 13 सालों के अंदर 9,270 है। बताओ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? एक लाइन में बताएंगे आंसर, एक लाइन में। ये 9,270 क्या है? तो 9,270 हमारा साधारण ब्याज है, तो लिखेंगे 9,270। ये साधारण ब्याज है, लेकिन 3 अलग अलग सोर्सेस से है। पहले वाले सोर्स से क्या है? तो पहले वाले सोर्स में 3 साल के लिए पैसा 8% के हिसाब से लिया गया है। 1 साल में 8%, तो 3 साल में पैसा ब्याज कितना आएगा? तो बोलोगे सर 24% का ब्याज मिलेगा पहले वाले से। दूसरे वाले से आप देखो, 4 सालों के लिए 8.5%, 8.5 का 2 गुना 17 होता है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 34, यानी दूसरे वाले से ब्याज हमें मिलेगा 34% का। अब बात करते हैं, पहले वाले से कितने साल के लिए पैसा लिया था? 3 साल। दूसरे वाले से कितने लिया था? 4 साल। कितने साल निकल गए? 7 साल निकल गए। टोटल पैसा कितने सालों के लिए लिया है? 13 सालों के लिए, यानी 6 साल आपके और बचे। अब वो 6 सालों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा? तो आपका एग्जामिनर कहता है कि जैसे 7 साल से ऊपर एक भी साल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% लगेगा। 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कितने सालों तक? 6 सालों तक। तो 7.5% के हिसाब से 6 साल का ब्याज। आप मुझे बताओ, 7.5 का 2 गुना होता है 15, और 15 का 3 गुना होता है 45। तो मैंने इस तरीके से गुना कर लिया। मुझे 7.5 को 6 के साथ गुना करना है, तो मैंने कहा इस 6 को मैं तोड़ देता हूं 2 × 3 में। पहले 2 गुना कर दिया 15, और 15 का 3 गुना कर दिया 45, यानी यहां से ब्याज मिलेगा 45% का। इतने परसेंट का मान हमें दिया है, और हमें कितने का मान पूछा है? 100% का मान पूछा है। 100 का गुना करेंगे, बात खत्म। अब यहां पर देखो तो 40 30 70 20 90, ठीक है, और 90 और 9 99, 103% का मान दिया है। इन सब को जोड़ो यहां पे, तो आप बोलोगे सर 103, यानी 9,270 जो है, देखो 4 3 7 2 9, ठीक है, 5 4 9 4 13, 103% का मान दिया है। 100% का मान हमसे पूछा है। आप 103 से 9 बार में काटोगे। देखो मैंने क्या कहा, हमेशा यूनिट डिजिट को मैच किया करो। यूनिट डिजिट को 3 को कितने से गुना करोगे कि 7 आएगा? 3 को कितने से गुना करोगे? 7 आएगा 9 बार में, यानी ये पूरा का पूरा इसको 9 बार में खत्म कर देगा। 9 के साथ 3 जीरो है, तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 9,000। काम खत्म मेरे भाई।
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये क्या है? तो ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। कैसा टोटल सिंपल इंटरेस्ट है? जब आप किसी पैसे को 3 सालों के लिए लेते हो 8% का दर लगता है, फिर अगले 4 सालों के लिए 8.5 का दर लगता है, और जैसे 7 साल ऊपर होते हैं 7.5 का दर लगता है, इस हिसाब से। ठीक है सर, आप पेड क्लासेस नहीं कराते हो? कराते हैं ना भैया, काहे चिंता कर रहे हो? तो ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 67 आप सभी के लिए पीजीडब्ल्यू है, घर से करके लाना है। रटवा दिए हैं ये सवाल, पेपर में आएगा तो छोड़ना नहीं है। कोई गलती नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखो, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिन भी बच्चों को जो है हमारे पेड बैचेस चाहिए। ठीक है, और क्लास के एंड में अपने जो एप्लीकेशंस के जो हमारे कोर्सेज चलते हैं, जो वहां पर हमारा प्रीमियम कंटेंट चलता है, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 68 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम सीएचएसएल में पूछा गया, 2020 का क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से। बताओ बताओ बताओ, चलो। बहुत ही सिंपल है। सवाल में कहा है कि एक व्यक्ति 1200 रुपए उधार लेता है 8% के दर से, 1800 रुपए उधार लेता है 10% के दर से। ठीक है, और बराबर समय के लिए, ठीक है, एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, उसको 1380 रुपए जो है वो दोनों जगह का ब्याज देना होता है। तो बताओ कितने समय के लिए उसने पैसा लिया था? कितने समय के लिए पैसा लिया था? ठीक है, बताइए, बड़ा सिंपल है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 8% प्रति वर्ष पर 1200 रुपए उधार लिया, उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 रुपए उधार लिया, और ब्याज के रूप में कुल 1380 रुपए का भुगतान किया। अब देखो, ये सवाल जब आता है तो एक स्टूडेंट के पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? जो उसने किताबों के माध्यम से पढ़ा है, और गलत नहीं है, बेचारा जो पढ़ेगा वही तो करेगा। ठीक है, तो उसने पढ़ा है कि सर हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं, पहले का ब्याज में दूसरे के ब्याज को जोड़ेंगे, बराबर करेंगे टोटल के। लेकिन वो पहले का ब्याज निकालने का उसका तरीका बड़ा गलत होता है। वो प्रिंसिपल लिखेगा, फिर उसके बाद यहां पर रेट उठा के रेट लिखेगा, फिर उसके बाद वो टाइम लिखेगा, फिर दूसरे वाले का प्रिंसिपल रेट टाइम लिखेगा, फिर यहां टोटल के बराबर करेगा, और ये कहानी 4 कदमों तक उसके चलते रहती है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना। हमें हमारे परीक्षा के लिए छोटी सी बात का ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है वो समझो। हम अगर बात करते हैं साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज कभी भी रेट इनटू टाइम ही होता है। अगर मानिए कि हम किसी से 1200 रुपए उधार लेकर आते हैं और 8% की दर से लेकर आते हैं, तो आप मुझे बताइए 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 1200 का 8%, बोलो 1200 का 8%, 8% का नीचे का 100 जो है इस दोनों के 100 को खत्म कर देगा, यानी 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो हमें 96 रुपए का ब्याज मिलेगा। समझना मेरी बात को, हमें सीधा का सीधा माइंड में ही यहां पर काम कर लेना है कि 1200 का 8% कितना होता है? तो 12 8 96, यानी पहले साल 1 साल का ब्याज 96 रुपए, तो टी सालों का ब्याज 96 इंटू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर। उसी तरीके से यहां पर देखो, 1800 रुपए हैं और उस पर 10% का ब्याज मिलता है, तो 1 साल का ब्याज 1800 का 10%, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसको 10 से भाग कर देते हैं, जो बचता है वहीं उसका 10% होता है। कितना बच गया? तो 180, यानी यहां से 1 साल का ब्याज 180 टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर। यहां ब्याज 96 टी, यहां ब्याज 180 टी, और ये बराबर होगा टोटल किसके? तो 1380 के बराबर। ये बराबर होगा किसके? 1380 के बराबर। कोई समस्या की बात यहां पे? तो बोलोगे नहीं सर। 180 में आप 96 को जोड़ दो। आप ऐसा करो कि इसमें से 4 उधारी लेके इसको दे दो। आप ऐसे समझो, देखो जोड़ने का तरीका बता रहा हूं, इसमें से 4 उधारी देके इसको दे दो, तो ये 100 बन गया। अब ये 100 बन गया और इसमें से 4 चला गया, तो ये 176 था। 100 में 176 को जोड़ोगे तो बोलोगे सर 276 आ गया। 276 टी बराबर कितना हो जाएगा? 1380। कितना हो जाएगा? 1380। अब आप ऐसे देखो यहां पर कि 6 का 5 गुना जो है वो 0 बनाएगा, 7 का 5 गुना 35 और 3 38 बनाएगा, सीधा का सीधा इसको 5 बार में काट देगा। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे यही तो बात कहा था ना कि जब मेरा एक फिक्स नंबर होता है तो हमें यह बात डिसाइड करना होता है कि 6 को हम कितने से गुना करेंगे कि 0 बना दे। 6 को कितने से गुना करोगे? 0 बना देगा 5 से गुना करने पे। यानी आप आंख बंद करके सीधा का सीधा
रट्टा लगा सकते हो कि 5 बार में कट जाएगा। आपको छोटे छोटे हम कैलकुलेशन भी वीडियो के माध्यम से सिखाते रहेंगे, ताकि यही चीजें आपके कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगी, यही चीजें आपके माइंड को भी एक्टिव करेंगी। नहीं तो पता चलेगा ऐसे ले जाके 1380 ले गए, उसके नीचे 276 ले गए, फिर यहां ऐसे काट रहे हो। अच्छा, पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 4 से काटते हैं, और ये करते करते अपना काफी समय आपने बर्बाद कर दिया। नहीं करना। आप अगर अप्रोक्सीमेशन का भी इस्तेमाल करते तो बोलते 200 का तो 5 गुना 1000 होता है, 70 का 5 गुना 350 होता है, 6 का 5 गुना 30 होता है, 1000, 350 और 30 कितना मिलकर बनाएंगे? 1380 बनाएंगे। बात खत्म। 1380 आ गया, यानी 5 बार में ही बनेगा। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल की तरफ। सेम तरीके से अगला सवाल भी ऐसे ही कहा गया है। प्यारे ऑफिशियल कहते हैं, मैंने आपका पेड कोर्स लिया है और पढ़ रहे हैं यहां डीपली। ठीक है, यानी आपने डीपली पढ़ा है। बहुत अच्छे भाई, धन्यवाद। देखो चीजें क्या होती है ना, जब तक कोई बच्चा है ना, जैसे मानो अगर मैंने हाजमोला नहीं खाया है और मानो जापान में मैं जाके किसी को हाजमोला के बारे में बताऊं, तो क्या पता चलेगा उसको कि हाजमोला का स्वाद क्या होता है? ठीक है, या कोई व्यक्ति मुझे अगर हाजमोला के बारे में बताए और मैंने नहीं खाया, तो मुझे उसके बारे में पता कैसे चलेगा? जो खाता है उसको पता चलता है कि उसका स्वाद क्या है। उसी तरीके से मैं अगर आपको बोलूं, मैं यहाँ पर 1000 बातें कह दूं कि हाँ ये बैचेस में मैं करवाता हूँ, एप्लीकेशन के बैचेस में ये होते हैं, वो होते हैं, वो होते हैं, वो होते हैं, लेकिन जब तक आप खुद एनरोल नहीं होते आपको पता नहीं चलता। यही रीजन है कि एक भी स्टूडेंट मेरा मैथ्स का वीओडी बैच लेता है तो वो कम से कम 10 एडमिशन जरूर करवाता है। उसको पता है लोगों का अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग जगह पे छोड़ छोड़ के, भाई तू वहां छोड़ दे, यहां आके पढ़ ले। ठीक है, इस तरीके से बच्चों के अंदर एक क्रेज हो जाता है, एक पागलपन हो जाता है। नहीं यार, मतलब बहुत खतरनाक कंटेंट है, मजा आ रहा है पढ़ने में, हम इंगेज हो रहे हैं, ठीक है, और हमें सही लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। इस तरीके से बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो बहुत अच्छा मुझे भी लगता है। उनके रिव्यूज आते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर करते हैं, टेलीग्राम पर भी आपको बताते हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट पूछता है तो उसकी उल्टी सहायता करते हैं। ऐसा माहौल आपने पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में नहीं देखा होगा जो यहाँ पर होता है। रीजन एक ही है, फीस पूरे के पूरे इंडिया में सबसे कम और कंटेंट सबसे बेस्ट, ताकि उससे बच्चों का सिलेक्शन हो सके, और यही फायदा है। ठीक है, मेरे लिए जो फायदा है वो यही है कि बस बच्चों का सिलेक्शन हो, और इसी फंडामेंटल पर हम शुरू से काम करते हैं। ठीक है, लास्ट में बताएंगे आपको, उसकी चिंता मत करो। यहाँ पे सवाल नंबर 69 देखो। एक व्यक्ति 500 रुपए को 2 सालों के लिए जमा करता है, 600 रुपए को 5 सालों के लिए जमा करता है, 1000 रुपए को 6 सालों के लिए जमा करता है। अब पिछले सवाल में इस सवाल में अंतर क्या है? तो पिछले सवाल में आप अगर गौर से देखेंगे तो रेट दिया गया था लेकिन टाइम नहीं था, और इस सवाल में आपको टाइम तो दिया गया है लेकिन रेट नहीं दिया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, SI बराबर RT%, और कुछ नहीं। आपने पैसा मुझे बताओ 500 रुपए को 2 सालों के लिए दिया, 600 रुपए को 5 सालों के लिए दिया, 1000 रुपए को 6 सालों के लिए दिया। हर किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है। अगर हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1000 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा? आप चाहोगे तो इसको बेसिक से कर सकते हो। क्या बोलोगे सर? SI बराबर SI1 प्लस SI2 प्लस SI3। कोई दिक्कत की बात नहीं, बेसिक से चाहो तो बेसिक से कर सकते हो। ठीक है, SI1 SI2 SI3। टोटल ब्याज हमें कितना मिला है बताओ? तो टोटल ब्याज 1000 मिला है तो 1000 रुपया लिख दो। SI1 का मतलब क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। पहला प्रिंसिपल आ गया 500, टाइम आ गया 200, रेट आ गया R, और बट्टे में कितना आ गया? 100 आ गया। दूसरा प्रिंसिपल कितना आ गया? तो बोलोगे 600 इंटू 5 इंटू R, और बट्टे में कितना आ गया? 100 आ गया। तीसरा प्रिंसिपल कितना आ गया? तो बोलोगे सर तीसरा आ गया 1000। ठीक है, रेट कितना हो गया? तो नहीं पता, समय है हमारा 6 और रेट है हमारा इतना, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। काम खत्म मेरे भाई, और कुछ नहीं। अब देखोगे यहाँ तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ पर फाइनली आपका आ जाएगा 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 10R हो जाएगा, 6 पचे कितना हो जाएगा? 30R हो जाएगा, और 6 दही के कितना हो जाएगा? 60R। 60 30 90 और 10 100R। आपका 1000 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 100R के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। 10 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा C। आप इस सवाल को चाहते तो सवाल को आप ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते थे। ठीक है, कि हमने 10% उठाया, हम उस माध्यम से कर दे रहे हैं, या हम छोटी सी बात को इसको और अगर शॉर्ट में चाहते तो और शॉर्ट में कर सकते थे। वो कैसे? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो पेपर आपसे हो जाएगा आसानी से। जैसे अगर हम आपके जगह पर होते तो हम सीधा एक बात को समझते कि देखो भैया, जब हम P इंटू R इंटू T लगाते हैं ना, तो जो बट्टे में 100 आता है वो 2 जीरो को तो कम से कम काटता ही काटता है। मैं अगर आपको बोलूं कि 500 रुपए हैं मेरे पास और मुझे 2 सालों के लिए
देने हैं। तो मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं एकदम ऐसे काम ही नहीं करने वाला। मैं सीधा एक लाइन में आंसर कैसे निकालूंगा, मैं सीधा का सीधा बोलूंगा टोटल प्रिंसिपल मुझे दो। मुझे क्या दो? टोटल प्रिंसिपल दो। टोटल प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? आप देखो, सिंपल, 500 रुपए हैं और 2 सालों के लिए, यानी यहां पर 5 इंटू 2 कितना रुपया हो गया? मानो 1000 रुपए। मैं ऐसे समझ लेता हूं टोटल प्रिंसिपल कितना मेरे पास है, तो 500 रुपए 2 साल, यानी 500 और 500 1000 रुपए हो गए। 600 रुपए 5 साल के लिए, तो कितना रुपया हो गया? तो 600 रुपए 5 सालों के हिसाब से 3000। बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, समझो। और 1000 रुपए 6 सालों के लिए, यानी हमारा पैसा हो गया 6000 रुपए। तो टोटल हमारा पैसा कितना हो गया दोस्त? 6000, 3000, 9000, 10,000। हमारे पास 10,000 रुपए है, और इस 10,000 रुपए का जो ब्याज हमें मिला है वो 1000 रुपए मिला है। तो आप हमें खुद बता दो, बोलोगे सर मजा आ गया, 10,000 का कितना परसेंट 1000 होता है? तो बोलोगे सर 10%। आंसर आ जाएगा। ना फॉर्मूला लगाना है, ना किताब का रटा रटाया मेथड लगाना है। कभी भी आज के बाद ऐसा सवाल आए जहां पर अलग अलग प्रिंसिपल दिया गया हो, आपको अलग अलग समय दिया गया हो, आप इकट्ठा टोटल प्रिंसिपल निकाल लीजिए। आप बोलेंगे सर 1000 रुपया ये हो गया, ये आप 2 साल मत समझिए, आप ऐसे समझिए 500 और 500 रुपए के 2 नोट पड़े हुए हैं, तो 1000 ये हो गया। यहां पर मैंने कहा 3000 रुपया ये हो गया, और 6000 रुपया ये हो गया। टोटल पैसा मेरे पास 10,000 था। उस 10,000 रुपए में मुझे सिर्फ 1000 ब्याज मिला है, यानी 1000 10,000 का कितना परसेंट है? सिर्फ 10%। वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था। दिस वॉज द ब्यूटिफुल कंसेप्ट विच यू मस्ट अप्लाई फॉर योर पेपर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहां पे? चलो आ जाओ। अब हम एक कंसेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं, अब हम आने वाले कंसेप्ट को देखेंगे। आप लोगों से एक कमी हो रही है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहो मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए अच्छे तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो के लाइक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हर बच्चे तक ये जो वीडियो है वो पहुंचे आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इक्वल SIN इक्वल अमाउंट। मतलब क्या होता है कि अभी तक आपने देखा, देखो मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं। ठीक है, क्या होता है कि टोटल 3 तरह के कंसेप्ट होते हैं। 3 तरह के कंसेप्ट क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आप यहां पर एक तरीके से किसको मानेंगे आप, तो आप मान लीजिए यहां पर फिलहाल के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी कटरीना जी हैं। कौन है? कटरीना जी हैं। अब कटरीना जी के माध्यम से हम आपको 3 एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कि कटरीना जी के कल के किल क्या होते हैं? 3 बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। अब ये 3 बच्चों को जो है कुछ कुछ पैसा देती हैं ब्याज पे चलाने के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल आपका एग्जामिनर पूछता है कि इन तीनों से जो ब्याज मिलेगा टोटल, वो टोटल SI कितना होगा। ठीक है, तो हम उस केस में क्या करते हैं? इसका ब्याज निकालते हैं, इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरा हमारा ये दे देता है कि अगर इन तीनों को बराबर ब्याज मिल रहा है तो इनको जो पैसा मिला था वो कितना होगा, यानी पहले वाले का SI बराबर होगा दूसरे वाले के, बराबर होगा तीसरे के। तो उनका अमाउंट पूछा जाता है कि उनको कितने कितने रुपए कटरीना ने दिए थे कि तुम लोग ब्याज पे चलाओ। और तीसरा हो जाता है कि यदि इनका ब्याज बराबर ना हो, कि इनका अमाउंट बराबर हो जाए, कुछ पैसे इनके पास थे, कुछ ब्याज के रूप में आए, तो इनका जो अमाउंट है वो इक्वल हो गया A1 A2 A3। पेपर में जो है ये वाला तो थोड़ा आसान होता है, ये थोड़ा और आसान होता है, लेकिन जो सबसे कठिन होता है वो होता है अमाउंट इक्वल का कंसेप्ट, और ये दिमाग घुमा के रख देता है। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे अच्छे लोगों का माइंड यहाँ घूम जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। तो हम अगर आज के कंसेप्ट में, आज के वीडियो में अगले आधे घंटे में एक कंसेप्ट सीख लेते हैं तो हम इस पे काफी अच्छे तरीके से सवालों को बना पाएंगे और अपने नंबर, अपने सिलेक्शन को पक्का कर पाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर सवाल को। देखिए, आपके पास 27,000 रुपए हैं, आपने उनको 2 पार्टों में बांटा है, पार्ट ए में और पार्ट बी में, इस तरीके से कि पहले पर ब्याज का जो दर है वो 15% है। बोला गया ना कि 27,000 रुपए की राशि को 2 भागों में, ए तथा बी में, इस तरीके से विभाजित किया गया है कि 2 साल और 4 साल के बाद ए और बी पर प्रति वर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। हम आपको क्या बोले? हम आपको यही बात तो बोले कि उनके SI को बराबर करो, उनके ब्याज को बराबर करो। ठीक है, सवाल में यही तो बोला कि उनका साधारण ब्याज बराबर है, यानी पहले वाले बच्चे को जितना ब्याज मिला है वो दूसरे वाले के बराबर है, सीधी सी बात है। ठीक है,
वो दूसरे वाले के बराबर है। और ब्याज क्या होता है? तो ब्याज होता है प्रिंसिपल का RT%। मानो पहले वाले को A रुपया मिला, ठीक है, या पहले वाले को, मानो मैं ऐसे कहता हूं, पहले वाले का ब्याज कितना होगा? तो पहले वाले को ब्याज अगर हम बात करेंगे तो 2 साल के लिए मिला है। पहले वाले को पैसा 2 साल के लिए मिला है, दूसरे वाले को 4 साल के लिए मिला है, दोनों को 15% की दर से मिला है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर पहले वाले का SI, तो बोलेंगे पहले वाले का प्रिंसिपल P होगा, रेट हमारा कितना होगा? तो 15 होगा, समय कितना होगा? 2 और बट्टे में 100। आपको लिखकर इतना बता रहे हैं, लेकिन असल में आप इससे और शॉर्ट में कर सकते हो, वो हम आपको बता देंगे। और दूसरे वाले का हमारा हो जाएगा इतना, ठीक है, दूसरे वाले का हमारा हो जाएगा इतना। इसका एक लाइन में शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता देंगे, आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल समझिए। बेसिक से जो स्टूडेंट करेगा वो क्या करेगा? वो बोलेगा दोनों का ब्याज बराबर, तो P इंटू आर इंटू टी बटे 100, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, 100 से 100 खत्म, 15 से 15 खत्म, 2 से 2 खत्म। फिर पता चलेगा अच्छा P1 अपॉन P2 का जो मान आया है वो कितना आया है? तो 2 बटे 1 आया है। P1 अपॉन P2 का मान कितना आया है दोस्तों? 2 अपॉन 1 आया है। 2 अपॉन 1 क्या है? तो दोनों के मूलधन का मान है। यानी पूरा पैसा अगर 27,000 है तो ये 27,000 कितने यूनिट का मान है? तो ये 27,000 3 यूनिट का मान है। कितने का मान है? 3 यूनिट का। अगर मुझे उनके पहले वाले प्रिंसिपल का मान निकालना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, दूसरे वाले का निकालना 1 से गुना करना पड़ेगा। हमसे यहां पर क्या पूछा गया है? हमसे यहां बोला गया है टोटल इंटरेस्ट जो है वो दोनों से कितना मिला। टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल का पता होना जरूरी है। प्रिंसिपल कितना आएगा? प्रिंसिपल तो यानी या तो इसका प्रिंसिपल निकाल लो, नहीं तो इसका। यानी हम कहते हैं मानो अगर 3 का मान 1 है तो दूसरे वाले का प्रिंसिपल निकाल लेते हैं 1 का मान। यानी यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले वाले को 18,000 रुपए दिए गए थे और दूसरे वाले को 9,000 रुपए दिए गए थे। दोनों का हमसे मिलाकर ब्याज पूछा है। पहले का जितना ब्याज है उतने ही दूसरे का ब्याज है, तो किसी भी एक का ब्याज निकाल लो, उसका दोगुना कर दो, वही आंसर है। अब मानो आप कहते हो कि सर 15,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है? 15,000। देखो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 9,000, आप इसमें रखो तो बोलोगे सर 9,000, और 9,000 को 15 इंटू 4 से आप गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9,000 इंटू 15 बटे 4। आप यहां पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 चौके 60 और 9 चौके 54, यानी 5,400 आपका एक व्यक्ति से ब्याज। अगर एक सोर्स से 5,400 का ब्याज है तो दोनों से मिलाकर कितना होगा? तो 10,800 होगा। ये तो था सवाल को बेसिक से हल करने का तरीका। दिस वाज द बेसिक मेथड, ठीक है, जिससे आप सवाल को हल करते। आप बोलते कि सर दोनों साधारण ब्याज बराबर है, तो ये कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई हो गया। ठीक है, इक्वल एसआई का हमने कंसेप्ट लगाया तो हमें पता चला अच्छा कहानी ऐसी है। ये 3 का मान दिया गया था तो किसी का भी प्रिंसिपल निकाल दिया, उस प्रिंसिपल के माध्यम से उनका ब्याज निकाल दिया और उसका दोगुना कर दिया। ठीक, लेकिन ऐसे सवालों को हम ऐसे नहीं करते हैं। अगर हमारे परीक्षा में आएगा तो हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इनको और शॉर्ट तरीके से करेंगे। हम बोलेंगे देखो बात ऐसी है ना, अगर शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में क्यों करना है, पहले मुझे उस क्यों का कारण पता होना चाहिए। इसीलिए करना है क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है। आप लोगों को एक चीज का तो अंदाजा ही नहीं है, जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उस पेपर के बारे में थोड़ी बातें तो जान लिया करो। ठीक है, कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर में पूछ क्या रहा है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ठीक, मैंने कहा ना कि कल हम गुरुकुल में यही बातों को डिस्कस कर रहे थे। कल रात में जब वहां मीटिंग हो रही थी तो छोटी छोटी बातों को हम देख रहे थे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं तो बहुत बच्चों को राइट नाउ क्या लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 30 दिन की कहीं पर स्ट्रैटेजी की वीडियो देख लेंगे, 20 दिन अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, आराम से आएंगे और एकदम हाथ बांध के ऐसे तेरा भाई का सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है ऐसा? भाई मेरे नहीं होगा। अगर सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखो। मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। आप अगर किसी भी ढंग के एसएससी एस्पिरेंट से जुड़े हुए हैं जो आपके साथ है, ठीक है, जिन्होंने 2019 का पेपर दिया है, तो जरा एक बार आप उनके नंबर को पूछिएगा और आप उनसे पूछिएगा कि क्या आपका 2019 में सिलेक्शन हो रहा है। उनका आंसर होगा नहीं। ठीक है, बहुत कम ही लोगों का सिलेक्शन है 2019 में, उसके कारण हम आपको बताते हैं। 2019 में जो कहानी चल रही है वो ऐसी चल रही है कि अगर आपको सीजीएल में इंस्पेक्टर बनना है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपको सीजीएल में इंस्पेक्टर बन रहा है और अगर आप जनरल कट ऑफ से हैं या फिर कम से कम आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपका जो नंबर है कम से कम 625 प्लस होना चाहिए। और दोस्त कितने में होना चाहिए? 700 नंबर में होना चाहिए। 625 प्लस 700 में। छोटी सी बात को ध्यान दो,
ठीक है, जो पूरा का पूरा है। अगर आप बात करते हो सीजीएल के परीक्षा को लेकर, तो सीजीएल के परीक्षा में जो लोग अप्लाई करते हैं फॉर्म, वो होते हैं 23 लाख लोग जो फॉर्म को अप्लाई करते हैं। इस 23 लाख लोगों में आप थोड़े थोड़े बातों को आगे चलते चलो, प्री को क्वालिफाई करने वाले, यानी अगर हम टीयर 1 की बात करें, टीयर 1 क्वालिफाई करता है तो उसमें होता है 1.5 लाख बच्चा जो टीयर 1 को क्वालिफाई करता है, सिर्फ टीयर 1 को क्वालिफाई करता है। बाकी 21.5 लाख कहां गए, कहां गुम हो गए, कोई पता नहीं चला। बस हाँ भैया 1.5 लाख ये लोग छंट कर आए हैं। ये बाकी 21.5 लाख रुपए फर्जी थे, 21.5 लाख रुपए नहीं, 21.5 लाख लोग फर्जी थे। इन्होंने पेपर को ट्राई किया, नहीं हुआ अटेम्प्ट। कोई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सीजीएल को मनमर्जी अटेम्प्ट दे दिया। ठीक है, फिर यहां से आपका आता है मेंस का पेपर, जो आपका होगा टीयर 2 में। कितने लोग यहां से जाते हैं मेरे भाई, तो चुनकर 40,000 से 50,000 लोग जाते हैं। 50,000 का सिलेक्शन होता है, यानी यहां पर हर तीन में एक बंदा छट जाता है। 50,000 लोगों का सिलेक्शन होता है किसमें, तो अगर हम बात करें यहां पर तो 50,000 का होता है मेंस में। ठीक है, अब मेंस के बाद अगर आप जाओगे टीयर 3 का पेपर देने, तो टीयर 3 में अगर आपका पेपर साथ में हो रहा है, दोनों का दोनों पेपर साथ में हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जितना सिलेक्शन इसमें होगा उतना ही सिलेक्शन इसमें होगा। लेकिन अगर इसके कट ऑफ के आने के बाद इसका सिलेक्शन लिया जाता है, जैसे 2018 में किया गया था, तो टीयर 3 में सिर्फ और सिर्फ 35,000 बच्चों को होल्ड पे रखा जाता है। ठीक है, अगर यहां बात करूं तो 35,000 लोग यहां पर आते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। अब उसके बाद बात करते हैं तो टीयर 4 में सभी लोग जाते हैं जितने टीयर 3 में क्वालिफाइड होते हैं। अब बोलोगे सर एसएससी में ये टीयर 4 है क्या, तो टीयर 4 बाबू हमारे डीएसटी जो होता है, या फिर आप यूं कह लो सीपीटी। सीपीटी का मतलब क्या है, जैसे आप किसी विभाग में जाएंगे, इनकम टैक्स के विभाग में जाएंगे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऑफिस के में जाएंगे, तो टाइपिंग तो आना चाहिए ना, एक्सेल फाइल तो बनाना चाहिए। भारत सरकार के बड़े बड़े कंपनियों का आप ऑडिट कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर चलाना आ नहीं रहा, आपको जो है टाइपिंग करना नहीं आ रहा, एमएक्स एक्सेल फाइल बनाना नहीं आ रहा, पावर पॉइंट बनाना नहीं आ रहा, क्या करेंगे आप ऑडिट। तो ये उसी का टेस्ट होता है डीएसटी और सीपीटी। सभी पोस्टों के लिए नहीं होता, कुछ पोस्टों के लिए होता है जहां पर इसकी आवश्यकता होती है, तो ये क्वालिफाई करता है। ये क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हैं डीवी में। डीवी में भी उतने ही बच्चा को बुलाया जाता है, 35,000। ठीक है, अब मेरी कहानी जो यहां से मैं बताऊंगा वो लास्ट वाली बात सुन लेना, आप उसको सुनकर आपको लगेगा कि भाई साहब असल में गेम क्या है और हम कर क्या रहे हैं अभी तक। ठीक है, डीवी होने के बाद तब आपका बनता है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में लोगों का सिलेक्शन होता है 8,000 से, या यूं कहो कभी 8,000 रहा, मान लो मैं 10,000 की बात करता हूं। ठीक है, कि 10,000 लोगों का सिलेक्शन होता है फाइनली। ठीक है, ये जो पेपर का नोटिफिकेशन आया, अगर मैं आज के एग्जांपल दूं तो 2021 के किस में आया था, दिसंबर में आया था। ठीक है, इसकी ज्वाइनिंग मैं आपको बता रहा हूं, जब मेरिट लिस्ट आएगी ना, तो मेरिट लिस्ट आएगी आपको 2023 से 2024 में। कम से कम एसएससी 2 साल लगाता है, कम से कम एसएससी 2 साल पेपर कंडक्ट करवाने में लगाता है। इतिहास गवाह है, उठा के देख लेना, 2018 वालों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है। 2018 का पेपर 19 में नोटिफिकेशन आया था, 20 में सभी चीजें हुई, पेपर 21 में आपका जो है एक तरीके से ज्वाइनिंग, अब 22 आ चुका है, 4 साल हो गए हैं, और 4 सालों में अभी तक एक्साइज वालों का भी ज्वाइनिंग नहीं आया है, बहुत ऐसे डिपार्टमेंट में। तो आपका इतना समय लग जाता है, फिर भी हमने 2 साल दिया है। जो बच्चे यहां पर छट जाते हैं ना, उनके लिए बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, छट गए कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दुख की बात नहीं है। ठीक है, उनका समय बर्बाद नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये कम से कम 3 से 5 महीने में आ जाता है। तो ये अपना अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसमें से कोई लेखपाल की तैयारी कर देगा, कोई रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर लेगा, कोई एनटीपीसी की तैयारी कर लेगा। सबसे ज्यादा कष्ट उस बच्चे को होता है जो यहां से टीयर 1 में बेचारा क्वालिफाई कर गया, अब यहां से यहां से यहां जाके जब ये यहां पर खत्म होता है, और तब उसका दिल टूटता है यहां पे जाके। और तब भाई जो दिल टूटता है ना, जो दर्द होता है ना, वो उसके छोड़ने के बाद भी दर्द नहीं हुआ होगा, इतना समझ लो जितना यहां दर्द होता है। उम्मीदें लग जाती हैं 1.5 साल तक, लोग अटैच हो जाते हैं, कहते हैं ना कि तुम कोटा से बाहर आ जाओगे लेकिन कोटा तुमसे बाहर नहीं आएगा। तो वही बात है, एसएससी तुमको बाहर कर देगी लेकिन एसएससी तुम्हारे अंदर से बाहर नहीं जाएगी। अब यहां पर बच्चा क्यों छटता है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपको रीजन ये जानना है, छोटी सी बात को समझना है। आपने प्री में कितना नंबर स्कोर किया, तो आपने प्री में स्कोर किया, मानो मैं आपको एक बात लेके चलता हूं, 180। ठीक है, बहुत बढ़िया स्कोर है, 180 अपने आप में शानदार स्कोर है। मेंस में आपका जो स्कोर आ गया वो आपका आ गया 190। इंग्लिश में मानो मैं आपको बोलता हूं, मैथ में आपने मानो, ठीक है, ये आपका प्री का स्कोर है, ये आपका मैथ्स का स्कोर है, ये आपका इंग्लिश का स्कोर है। और अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें, मानो 60 नंबर आ गए। आप जरा जोड़ो यहां पर, तो बोलोगे सर 8
8 8 24 25 25 से 31, ठीक है। और यहां पर आ गया 610 नंबर। आपके कितने नंबर बने? 610 नंबर बने। और अगर आप गलती से जनरल कोटा में है ना, तो आप यूं समझ लीजिए कि यहीं से आप बाहर हो गए, क्योंकि कम से कम अगर आपको टैक्स असिस्टेंट भी चाहिए इस बार, तो आपको 625 प्लस आपका स्कोर होना मांगता है। अब एक बच्चा क्या तैयारी करे बता यार। 180 नंबर 200 में कम होते हैं क्या? मैथ्स में 190 नंबर 200 में कम होते हैं क्या? 180 नंबर इंग्लिश में कम होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में 60 नंबर लाना अपने आप में बड़ी बात है। एवरेज मार्किंग होता है, 40 भी आते हैं, 35 भी आते हैं, मैंने 60 नंबर जोड़ा है। और यहां जाकर जब कोई बाहर होता है ना, तो ज्यादा दुख होता है। और यहां पर इस बार ऐसे बॉर्डर लाइन पे बहुत बच्चे हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट इस बार हैं जो बाहर हो रहे हैं 2019 से, जिनका मैथ्स में स्कोर 227 है, 200 में 230 है, 235 है, इंग्लिश में 185 है। लेकिन गलती क्या हुई थी, अब वो सुन लो। एक स्टूडेंट को खुद पर्सनली मैं जानता हूं जिसका स्कोर 230 है मैथ्स में, 180 है इंग्लिश में। प्रॉब्लम ये आ गया कि प्री में जनाब का 145 नंबर है और कुछ नहीं है। प्री में यहां पर उनके 145 नंबर है, जिसके चलते उनका डिस्क्रिप्टिव में भी मुझे लग रहा है 60 या 62 करके कुछ नंबर था उनका, इस तरीके से करके, और जिनके कारण वो अप्रोक्स 593 या ऐसे करके वो पहुंच रहे थे। ठीक है, अब इतने नंबर पे जाके वो बंदे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ लिस्ट 4 में नाम है, लिस्ट 3 में भी नाम नहीं है, मतलब सिलेक्शन नहीं है। वो जाके टाइपिंग भी दिया, वो जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया, लेकिन मुझे पता है उसका दिल टूटेगा, और उसका दिल उस दिन टूटेगा जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले दिन से ही इतना खींचा करो। ये जो डेटा इतना सामने दिए है ना, 1% भी इसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। ये मैं आपको, मतलब आप किसी से जाके पूछो, किसी से जाके, कोई भी अगर सीजीएल की तैयारी करता है तो ये सीजीएल यार एक एक मतलब हवा नहीं है कि आप गए भागे भागे जाके यहां भाग रहे हो वहां भाग रहे हो, 4 महीने में हो जाएगा अच्छे। भाई जान लगानी पड़ती है, पूरी की पूरी निचोड़ देना पड़ता है अपने आप को। सुबह से लेकर शाम तक करंट अफेयर नहीं छोड़ा, वोकैबुलरी नहीं छोड़ी, इंग्लिश नहीं छोड़ा, ग्रामर नहीं छोड़ा, मैथ्स नहीं छोड़ा, ये किताब नहीं वो किताब नहीं, डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तब जाकर आप फाइनली मेरिट लिस्ट पे लगते हैं। क्या जा रहा है, कोई भी आएगा यूट्यूब पर बोल देगा अरे बनना है कि नहीं इंस्पेक्टर, हाँ बनना है, ये सवाल कर लो बन जाओगे। किसी के करवाने से नहीं होता कोई भाई, अपनी मेहनत से बनता है कोई। और मेहनत अगर सही गाइडेंस मिल जाए, सही स्ट्रेटजी मिल जाए, तो आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। कल रात में पूरा गुरुकुल में जब ये डिस्कशन हो रहा था ना, बच्चों को यही चीज हम बता रहे थे कि पहले तुम ये देख लो कि तुम्हारा लड़ाई किससे है। जितने भी टीचर्स होते हैं ना, जितने भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे होते हैं, जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं आती है ना, वो चुपचाप पेपर दे रहे होते हैं और आपको ये बात पता नहीं होती, आपको पता भी नहीं है ये बात। नहीं तो अगर ऐसा होता तो एक ऐसे भी टीचर है मैथ्स में, बहुत बड़े फील्ड में, बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, उनकी काफी रेस्पेक्ट भी मैं करता हूं, 5 बार उन्होंने पेपर दिया। क्यों 5 बार पेपर दिया बताओ भाई? लोग देते हैं जब तक ज्वाइनिंग नहीं आता, जब तक चीजें नहीं होती, कुछ स्टारडम के चक्कर में देते हैं, कुछ अपना शो ऑफ करने के लिए देते हैं, लेकिन लोग पेपर देते हैं। सिलेक्शन तो आपका रुकेगा ना, दुनिया को आप नहीं रोक सकते, लेकिन आपको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, और वो चीज आपको करनी है। सोच लो कंपटीशन कितना हाई है। इसीलिए कहते हैं कुछ लोग जिंदाबाद करने आते हैं, मुर्दाबाद करने आते हैं, ठीक है, कुछ यहां पर जो है चुटकुले शायरी वारी वाले आते हैं। भाई ये सब चीजें छोड़ो, डेडिकेटेड वे में पढ़ो। 1 मिनट भी मुझे देखा है कभी आकर यूट्यूब पर जाया करते हुए, मुझे पता है 1 मिनट वो कीमत क्या है। मैं चाहूंगा उसमें मैं आपको कुछ ट्रांसफर कर सकूं, और वही काम आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये चीज अपने दिमाग में फिट बिठा लो कि इतने नंबर आने पर भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो हमको कितना नंबर लेके आना पड़ेगा। आप सोच लो जरा, ये सीजीएल का गेम है, सीएचएसएल का तो बाद में फुर्सत में बताएंगे, इस बात को नोट कर लो, ठीक है। और मेहनत करने में जान लगा दो, नहीं तो बहुत नुकसान होगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। और यही होता है कि फिर 1 साल 1.5 साल 2 साल तैयारी करने के बाद, और फिर खुद को दुख होता है जब हम अपना लिस्ट में नाम देखते हैं और हमारा लिस्ट में नाम नहीं होता। पड़ोसी का सिलेक्शन होता है, पड़ोसी के बारात में मतलब आदमी नाचेगा घूमेगा बढ़िया करेगा, लेकिन जब खुद का नाम नहीं होता ना, मैंने फील किया है, मुझे महसूस हुआ है, ठीक है, जब मेरा नाम नहीं था लिस्ट में 2018 के, मुझे फील हुआ था यार ये गलत हुआ। सिर्फ 1.4 मार्क्स से मैं बाहर था, 1.4, लेकिन 2019 में कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। दिन रात मॉक टेस्ट, दिन रात पढ़ाई, एक किताब दूसरी किताब, खुद में इतनी चीजों को एक्सपीरियंस करना, फील करना, नोट्स बनाए, प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया। आज वही चीज मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूं कि आप लोग भी बस यही काम करो। यूट्यूब पे, यूट्यूब से पढ़ो, जहां से पढ़ रहे हो पढ़ो, बस मेहनत कर दो पूरी की पूरी, इतनी कि इस बार आप घूमो यार, राजा बन के घूमो, क्या दिक्कत है, ठीक है।
तो ये चीजों का ध्यान रखा करो। ये जब मैं आपको दिखाता हूं सवाल, आप इसको सीरियस फील किया करो कि यार ये आएगा पेपर में, फिक्स है, मेरे को नहीं आ रहा, मुझे करना है। करना है तो करो ना, फिर पढ़ो ना। समय बर्बाद करते हो, स्टेटस डालते हो, अरे भाई तेरा आज केटीएम चला रहा है, भाई केटीएम ही चलाएगा और कुछ ना चलाएगा। समझ में आई बात? कभी मर्सिडीज पे भी आ जाओ यार, कभी बीएमडब्ल्यू की भी बात कर लो, क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है, उसकी बात कौन करेगा? आ जाओ। तो सवाल देखो, सवाल में क्या कहा है, ठीक है। सवाल में देखो क्या कहा है। सवाल में हमसे ये कहा है 27,000 रुपए को आपने दो पार्ट में बांटा, ए को बांटा, बी को बांटा। मुझे बताओ यहाँ पे क्या दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है? तो बोलोगे हाँ सर दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो उससे ब्याज पर असर नहीं पड़ेगा। आप मुझे ये बताओ, पहले वाले को पैसा कितने सालों के लिए दिया है? 2 साल के लिए। दूसरे को पैसा 4 साल के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ए को लेकर और बात करते हैं बी को लेकर, इसका भी रेट 15% है, इसका भी रेट 15% है। अगर हम इनके एसआई के रेशियो की बात करें तो रेशियो का बात करेंगे तो क्या होगा? एसआई बराबर क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। इसका समय 2 साल है, इसका रेट 15% है। इसका समय हमारा 4 साल है, रेट 15% है। यानी अगर हम 15 से 15 को काट दें, यहां पर ये काट दें, तो इसको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? दोगुना ब्याज मिलेगा। बताओ, इसके दोगुना का ब्याज इसको प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी सवाल में कहा है कि इन दोनों का ब्याज बराबर है। अब मुझे खुद बताओ ब्याज बराबर कैसे होगा? ठीक है, ब्याज तो कायदे से इसको मिलना चाहिए 2 गुना, लेकिन प्रिंसिपल बराबर होता तो, यानी अगर ब्याज का रेशियो 1:2 है तो यूं समझ लो प्रिंसिपल का रेशियो 2:1 होगा। इस बात को अपने माइंड में डाल लो। अगर ब्याज का रेशियो 2 गुना है तो प्रिंसिपल 2:1 होगा, तभी यहां पर ये 2 इस 2 को काट पाएगा। तो हमने कहा ठीक है, इसका प्रिंसिपल 2 गुना है, यानी 3 का मान कितना दे रखा है? 27,000, तो 1 का मान हमारा है 9,000। अब 9,000 का आप 60% निकाल दोगे, 9,000 का 60% निकालोगे तो आएगा 5400, और 5400 का दोगुना कर दोगे तो 10,800 आ जाएगा। बात खत्म। इतने ही का सवाल था और कुछ नहीं था, ठीक है। ये छोटी सी चीज है, इस छोटी सी चीज को पूरा का पूरा मन में बिठा लो, ध्यान रख लो, नहीं तो गंदा नुकसान हो सकता है। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। ये एक छोटा सा आपको मैं कहूँ ना, एक झलक है, झलक, ठीक है। और ये झलक अगर अपने माइंड में रहा ना तो पिक्चर बड़ा क्लियर होगा, तैयारी करने में बहुत क्लियर होगा कि जाना कहाँ है। लिख के दीवार पे चिपकाना है चिपका लो, जैसे करना है कर लो, लेकिन सोच लो बस कि करना क्या है और कैसे करना है। आ जाओ अगला सवाल देखो। 8,680 को डिस्ट्रीब्यूट करते हो 3 दोस्तों में, ठीक है। 3 दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो सभी इक्वल इंटरेस्ट पे करते हैं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। कितने के रेट पे? 12% के रेट पे। तो बोला गया है बताओ प्रत्येक को कितना पैसा दिया गया था। वापस से कौन सा कंसेप्ट आ गया? कंसेप्ट ऑफ इक्वल सिंपल इंटरेस्ट। हर किसी ने बराबर बराबर का ब्याज दिया है, ठीक है। तो पहले वाला अपना पैसा 5 सालों के लिए देता है, दूसरा वाला अपना पैसा 10 सालों के लिए देता है, तीसरा वाला पैसा अपना 12 सालों के लिए देता है। हर किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो बोलोगे सर 12%। यानी अगर हम बात करें तो पहले वाले का ब्याज कितना है? तो 12 × 5। अगर वह 1 साल में 12% का ब्याज देता है तो 5 सालों में कितने का ब्याज देगा? तो 60% का। या आप ऐसे कहोगे सर पहले वाले का ब्याज यानी पहले वाले का प्रिंसिपल को अगर हम मानो x मानते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल को x मानते हैं, तो x × 5 × 12, ये इसका क्या हो जाएगा? हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर होगा किसके? दूसरे वाले के। दूसरे वाले के प्रिंसिपल को y मानो, वो हो जाएगा y × 10 × 12। तीसरे वाले के प्रिंसिपल को z मानो, z × 20 × 12, z × 20 × 12। बात खत्म। यहाँ पे, यहाँ पर बट्टे का 100 आप ऐसे समझ लो कि कट गया है, उसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 12 कट गया, 12 कट गया, 12 कट गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। 5 से कटा है 2 बार में और 5 से कटा है 4 बार में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर 2y बराबर कितना आ जाएगा? 4z आ जाएगा। जब भी ये रेशियो हमारा ऐसा बनता है तो हमें क्या करना होता है? हमें बराबर का एलसीएम लेके तीनों में भाग लगा देना होता है। 1, 2 और 4 का एलसीएम हो गया 8, 8 से आप भाग लगा दो। जब आप 8 से भाग लगाओगे तो क्या होगा? 8 से भाग लगाओगे तो बोलोगे सर x/y/z, ठीक है, बराबर होगा। x में 8 का भाग लगाओगे तो 8 आ जाएगा, इसमें 8 का भाग लगाओगे तो 8/2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 8/4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मुझे x का मान लिखना है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पर समझो, जब भी ये वैल्यू ऐसी होती है तो x का मान लिखना है तो y और z के साथ जो गुना में है उनको लिख दो। y का मान लिखना है तो x और z के साथ जो गुना में है उनको लिख दो। z का मान लिखना है तो x और y के साथ जो गुना में है उनको लिख दो। ये
इनके प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। क्या आ गया? प्रिंसिपल का रेशियो। सवाल में इक्वल सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, उस इक्वल सिंपल इंटरेस्ट से हमने प्रिंसिपल का रेशियो लिख दिया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 8,680 रुपए को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 8,680 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया है, 8 4 12 और 2 14, यानी ये कितने का पार्ट है? 14 का मान है। कितने का मान है? 14 का। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, वो हर किसी का डेटा निकाल रहा होता है। आप अगर ऑप्शन में नजरें दौड़ाओगे तो यहां पर पहले वाले का चारों का मान अलग अलग है, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, बात खत्म, वही आंसर हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, मानो मैंने 8 की वैल्यू निकाल ली यहां पे, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी? आप अगर देखोगे तो 7 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, 7 से कितनी बार में? 7 एकम 7, 16 हो गया, 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 0, 7 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, 4 इंटू 4 16 यानी 60 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। यूनिट डिजिट से मैच कर लो, 0 का आपका 0 आ गया, 4 इंटू 4 16 का 6 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, बात खत्म। तो पहले हमें कहा गया था कि हमारा प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल का रेशियो हमारा जो है इस रेशियो में होना चाहिए, 8 4 और 2 के रेशियो में। ठीक है, ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया और हमने किसी एक की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट पर था ये। समझ में आ गई बात यहां पे? चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो, 72 नंबर। 21,750 को इन्वेस्ट करता है एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों के खातों में, पहले वाले की जिसकी एज 9 साल है और दूसरे वाले की जिसकी एज 13 साल है, इस तरीके से कि जब वो दोनों 21 साल के हो जाते हैं तो 4.5% की दर से उनको जो ब्याज मिलता है वो बराबर होता है। ठीक है, समझना मेरी बात को। ठीक है, दे विल गेट इक्वल अमाउंट। जैसा कि मैंने कहा था ना कि हमारा कंसेप्ट होता है एक टोटल सिंपल इंटरेस्ट का, वो हमने कर लिया। एक होता है इक्वल सिंपल इंटरेस्ट का, वो हमने कर लिया। अब तीसरा होता है इक्वल अमाउंट का, यानी उनको जो अमाउंट मिल रहा है वो बराबर है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? आप खुद बताओ। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, मूलधन जमा ब्याज। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये बच्चा जो है ये 9 साल का है और ये बच्चा 13 साल का है। एक बच्चा हमारा 9 साल का है, एक बच्चा हमारा 13 साल का है। दोनों के दोनों जब 21 साल के होते हैं तो इनको पैसा बराबर मिलता है, इनका अमाउंट बराबर होता है। यानी इस बच्चे का पैसा कितना साल लगा? 12। इस बच्चे का पैसा कितना साल लगा? 8 साल। समझ में आया बात यहाँ पे? ठीक है, इस बच्चे का पैसा जो है 12 साल लगता है, इस बच्चे का पैसा 8 साल के लिए लगता है। यानी इसको 12 सालों का ब्याज मिलेगा और इसको 8 साल का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चा 9 साल का है उसको 12 साल का ब्याज मिलेगा। हर साल जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 4.5%। 4.5 को 12 के साथ मुझे गुना करना है, 4.5 को मुझे 12 के साथ गुना करना है, तो कितना होगा? 4.5 का 2 गुना 9 आ गया और 6 गुना 54 आ गया। तो बोलेंगे सर जो 9 साल वाला बच्चा है ना उसको हमें कितना ब्याज मिलेगा? 54% का ब्याज मिलेगा। सर मेरी बात को समझ में आ गया? 50% ब्याज कितना मिलेगा? तो आप ऐसे बोलोगे सर 9 साल वाले के लिए जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो 12 साल होगा। ठीक है, और हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4.5 है, तो 12 को 4.5 के साथ गुना करेंगे तो 54% आएगा। दूसरा बच्चा जो 13 साल का है, ठीक है, उसको पैसा सिर्फ और सिर्फ 8 साल के लिए ब्याज मिलेगा और 8 साल के हिसाब से 4.5% के दर से उसको पैसा मिलेगा। तो 8 चौके 32 और 8 का आधा 4 यानी 36% का ब्याज उसको मिलेगा। इस जनाब को 54% ब्याज मिल रहा है, इस जनाब को 36% ब्याज मिल रहा है। हमारा एग्जामिनर हमसे ये कहता है कि इन दोनों का अमाउंट इक्वल है, यानी अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ए का, ठीक है, अगर हम बात करें मानो पहले वाले बच्चे को हम ए नाम देते हैं तो उसको 54% ब्याज मिला और मूलधन कितना होता है? 100%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 154। जैसे मानो 10% का ब्याज है तो अमाउंट कितना? 110। 20% का ब्याज है, अमाउंट 120। तो उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो 54% का ब्याज है तो बोलेंगे सर इसका जो अमाउंट है वो 154% है। ठीक है, बी की बात करें यहां पर तो बी का जो अमाउंट आएगा वो 136% आ जाएगा। बी का अमाउंट कितना आ जाएगा? 136। तो हम डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं कि ए का 154 बराबर होगा बी के 136 के। अगर यहीं पर हमसे सिंपल बोलता कि दोनों का ब्याज बराबर है तो ए का 54 बराबर होता बी के 36 के, लेकिन हमसे कहा है दोनों का अमाउंट बराबर है
तो दोनों में 100 और 100 जोड़ देते हैं। ये ब्याज था, ये ब्याज था। अगर ब्याज बराबर बोलता तो ए का 54 बी के 36 के बराबर, अगर अमाउंट बराबर बोल रहा है तो दोनों में 100 जोड़ेंगे। तो यहां से हमें ए और बी का रेशियो पता चल जाएगा। 154 और 36 का रेशियो आप चाहो तो काट लो और नहीं तो कोई बात नहीं, ए बटे बी लिख लो आप यहां पर कि ए बटे बी का मान कितना है। 136 को वहीं रहने दो और 154 को आप नीचे लेके चले आओ। इनको जोड़ो जरा तो कितना आ रहा है, 6 4 10 5 3 8 1 9, ठीक है, और 2 1 3, 390 आ रहा है। कितना आ रहा है, 390। और हमारा जो पैसा दिया गया है 21,750, 21,750। तो हम बोलेंगे सर 21,750 कितने का मान है, तो बोलेंगे सर 390 का मान है। किसका पैसा पूछा गया है, तो बोला गया यहां पर यंगर चाइल्ड, छोटे वाले को कितना पैसा मिला है। तो छोटे वाले का पैसा हमसे पूछा गया है, छोटे वाले का शेयर पूछा गया है। छोटे वाले का शेयर 136 है, बड़े वाले का शेयर 154 है। तो छोटे वाले का पैसा पूछा गया यहां पे, बता दो जल्दी से। तो हमें 136 का मान बताना है कि 136 का मान कितना होगा। चाहोगे तो डिजिटल सम से कर सकते हो, चाहोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आप अगर 39 से काटोगे सीधा का सीधा, तो क्या 39 से आप काट पाओगे, कोई बात नहीं। अगर आप 13 से काटना चाहते हो तो 13 से काटो, 13 से काटोगे तो 30 बार में कटेगा। 13 से काटोगे यहाँ पर तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक है। 13 87 हो गया, 13 7 91 53 65, 13 छक 78 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 78 हो गया आपका, और 90 यहां पर आ गया ना, 13 कम 13 87, 13 छक 78 95, ठीक है। 95 आ गया ना, फिर 13 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। अगर काटोगे, मानो हम 3 से काटते हैं इसको, कितने की वैल्यू बतानी है हमें, जो है यंगर चाइल्ड की वैल्यू बतानी है, यानी 136 की वैल्यू बतानी है। 0 से हम 0 को काट देते हैं। अगर हम 39 से डायरेक्ट काटे तो क्या हम 39 से इसको डायरेक्ट काट पाएंगे, ये बताओ। 40 में 1 की कमी है, ठीक है, तो 40 के 5 गुना और 40 का 6 गुना 240 होगा, ये कटेगा नहीं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, डिवाइड में 290 आएगा, माफ करेंगे, यहां पर डिवाइड में 290 आएगा, यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ा सा। डिवाइड में यहां पर 290 आएगा, ठीक है, ध्यान नहीं था। इन दोनों को जोड़ोगे तो 290 आएगा, 0 से 0 खत्म। अब 29 से ये कट जाएगा, 29 से आपका डायरेक्ट कट जाएगा। 29 से काटो आप इसको, ठीक है। 30 में 1 की कमी है, तो 30 का जो 7 गुना होगा 210, ठीक है। 30 में हमारी 1 की कमी है, तो 30 का 7 गुना 210। 30 का 8 गुना कितना होगा, तो 30 का 8 गुना हमारा 240, ठीक है, कटेगा, ये डायरेक्ट बताना। 29 का कितना गुना है ये देखना, 9 चौके 36, 4 दूनी 8 3 11, 21,750 और बट्टे में 29 है और इंटू हमारा है 136 के। काटो जरा 29 से सीधा का सीधा इसको काटो जरा, ठीक है। 29 से काटोगे तो 29 9 7 63, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 दूनी 14, 6 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 203 जाएगा, 203 हो गया तो हमारा 145 आ जाएगा, और 29 का 5 गुना 145 होगा। तो बोलेंगे कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। देखो यहाँ काटो, 9 7 63, यानी हमारा 75 बार में जाएगा दोस्त। कितनी बार में जाएगा, 29 से हमारा 75 बार में जाएगा ये, और 75 का डायरेक्ट गुना लगा लो, ठीक है। तो 136 को 75 के साथ गुना करोगे कितना आएगा, बता दो जल्दी से, ठीक है। बिल्कुल, यहां से डिजिटल सम लगा सकते हो। 7 5 12 आ गया आपका 3, और यहां आ गया 1, वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, 7 1 8 1 9 9 1 9 5 5 10 11 12, दो ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। 11,550 आएगा गुना करने पे, 75 को इसके साथ गुना करना है, 11,505 आएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार गुना करके देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 136 को हमें गुना करना है 75 के साथ, आप गुना कर लो, ठीक है। 136 का 5 गुना, देखो यहां पर आप ऐसे गुना कर लो, 6 5 30 हो गया, ठीक, 5 3 15 3 18 हो गया, ठीक है। 5 एकम 5 1 6 हो गया, 7 6 42, 4 7 3 21 4 25, 2 7 एकम 7 2 9, 0 0 6 5 11 12, 11,200 करके आ रहा है। 10,200 आ रहा है दोस्त, 10,200 आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये सवाल, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपसे कैलकुलेशन मांगता है, और कुछ नहीं है दोस्त। 10,200 आएगा। देखो यहां पर इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, यानी दोनों का अमाउंट बराबर, दोनों का अमाउंट बराबर, तो साफ तौर पर लिखा गया, इनका रेशियो इतना आ गया, यानी ये जो वैल्यू है 290 की है, तो 136 का कितना होगा। तो इस तरीके से आज के सभी सवालों को हमने खत्म किया है।
ठीक है, बढ़िया तरीके से। जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर जो इस बार के सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड है, जिनके मन में है कि नहीं मुझे इस बार का जो है सीजीएल निकालना है, वो कहीं पर भी अभी आराम से तसल्ली से जो आप इस बैच को ले सकते हो। मैथ्स रिकॉर्डेड बैच, कंप्लीट मैथ बड़ी शिद्दत से पढ़ाया है मैंने इसमें, पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट है, पूरा एडवांस कंप्लीट है, और सिर्फ कंप्लीट नहीं है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के साथ हाईली अपडेटेड है। जितने भी सवाल हैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर के एक से एक जो है शॉर्ट ट्रिक हैं, एक से एक आपके जो है अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, जिनको आप कम समय में ज़्यादा सीख सकते हो। आपको ऐसा भटकने की अभी कहीं पर भी जरूरत नहीं है कि हम इनका मैराथन अटेंड कर लेते हैं, उनका कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी ज़रूरत है वो ये है, आपको 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करनी है। एक पर्टिकुलर आपको कोई कंटेंट चूज करना है और उस कंटेंट पे आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहना है। पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पढ़ाया है, आप इस कंटेंट को पूरा पढ़िए अच्छे तरीके से। कहाँ पर आप इस कंटेंट को ले सकते हैं, तो आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप मैथ स्पेशल वीओडी बैच वहां से परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस है इसकी, बस यहाँ पर यूज समझ लो, जीएसटी काटने के बाद इसकी फीस 500 के करीब में बनती है, और वो भी आपका प्रिंटिंग कॉस्ट है, सर्वर कॉस्ट है। मतलब आपको ये बैच पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। पूरे इंडिया में इतने फीस में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। ज्योमेट्री पूरा का पूरा एडवांस, पूरा अरिथमेटिक, हर चीज हाईली अपडेटेड है प्रीवियस ईयर के साथ, 2020 के पेपर तक के साथ। तो अगर इतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप एसएससी का मेंस तक आराम से निकाल पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन शर्त यह है, कम से कम इस कंटेंट को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। प्री निकालना है एक बार काफी है, मेंस निकालना है कम से कम आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। हर शीट को आपको 2 बार लगाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। वैलिडिटी भी जो आपको यहाँ मिल रही है वो लाइफ टाइम मिल रही है, लाइफ टाइम तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखें। इसी तरीके से जैसे हमारा मैथ्स का वीओडी है, तो हमारा रीजनिंग का भी वीओडी है, और रीजनिंग के वीओडी होने के साथ साथ आपको रीजनिंग गुरु की बुक भी है, अगर मैं आपको बता दूं तो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बहुत बच्चे रीजनिंग गुरु बुक के बारे में मुझसे पूछते भी हैं कि सर रीजनिंग गुरु बुक का बता दो। ठीक है, तो रीजनिंग गुरु बुक का भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, कि यह बुक है क्या। और तो जैसे आप ये बुक भी, बहुत बच्चे देखो, जैसे रीजनिंग का लेवल आप देख रहे हो, रीजनिंग का भी लेवल बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। हाईली जो है एकदम खतरनाक खतरनाक सीरीज आ रहे हैं, सिलोगिज्म आ रहे हैं, 3-3 4-4 स्टेप वाले सिलोगिज्म आ रहे हैं। ठीक है, और लेवल उनका काफी ज्यादा हाई है। तो ये हाई लेवल के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे, इसका कुछ तो ब्यूटीफुल सॉल्यूशन होगा, कुछ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो वो सभी चीजें जो है आपको मिलती हैं इस रीजनिंग गुरु के बुक में। आपको सभी कंसेप्ट मिलते हैं, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं, और सभी लेटेस्ट मॉक में मिलते हैं। तो रीजनिंग में इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस अगर यहां से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो प्रैक्टिस के लिए आप ये जो बुक है ये आप ले सकते हैं। दोनों चीजें आपको कहां से मिलेंगी, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से यहां से जाएंगे, आप एनरोल करेंगे। आपको कोर्स लेना है, आप कोर्स ले सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप बुक ले सकते हैं। बुक कोई फ्लिपकार्ट, अमेजन कहीं पर नहीं है, सिर्फ यहीं पर है। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। उसके साथ हमारा कॉम्बो बैच भी है। ठीक है, और बात करते हैं यहां पर तो टेलीग्राम के बारे में। तो टेलीग्राम हमारे दो ऑफिशियल टेलीग्राम है, आप ज्वाइन करो। जितने क्लासेस में हम पीडीएफ पढ़ाते हैं सभी आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करो और डेली क्लासेस का बेनिफिट उठा सको। ठीक है, और साथ में जाते जाते चैनल के सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दो, क्योंकि फिर अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही एसएससी के नोटिफिकेशंस आपको मैं बताते रहूं, क्लासेस के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूं, बढ़िया से बढ़िया आप ट्रिक सीखते रहें, तो आप डेली लाइव रहा करो 8:30 बजे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल 8:30 बजे। तब तक आज के लिए इतना ही। ठीक है, और अभी आपकी जो है जीके की भी क्लास हमने स्टार्ट करवा दी है। 10 बजे से आपकी जीके की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी सुशांत सर की, और वो साइंस पढ़ाते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो उनकी साइंस की क्लास को भी जो है अटेंड करिए, पूरा फायदा उठाइए, थकिए मत, रुकना नहीं है, बस पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना, डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करनी है, और यही होना चाहिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।